Hello everyone, I welcome you all to Unacademy CA Foundation YouTube channel. So guys, जैसे कि बीसी के चैप्टर 2 का सुपर रिवीजन चल रहा था एंड आज है दोस्तों बीसी के चैप्टर 2 सुपर रिवीजन का लास्ट लेक्चर जो कि है लेक्चर नंबर 3। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, सो जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम ए चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको दोस्तों पढ़ाता हूं सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी गई है। इस पे हमारे डेली सेशन के लिंक्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं। आप जो है दोस्तों अगर मेरे सारे सेशन देखना चाहते हैं, सारे रिवीजन सेशन देखना चाहते हैं तो इन सब की लिंक एक जगह पे आपको मिल जाएगी जो कि livedaily.me/ca live daily। इस लिंक पे चले जाना। यहाँ पे आप एमवी सर वाले टैब पे अगर जाएंगे, एमवी सर वाले टैब पे जाइए तो वहां पे आपको मेरे सारे सेशन की लिंक्स एक जगह पे मिल जाती है। यस, सो आपको दोस्तों क्या करना है, अगर आपके एग्जाम दिसंबर 2021 में है, जो कि ऑब्वियसली ये वीडियो दिसंबर 21 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप लोगों के लिए हमारी पूरी बाहुबली टीम आरटीपी एमटीपीएम प्रीवियस से क्वेश्चन बैच लेके आई है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। यस, सो गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर से अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिए एंड वहां पे आप आपका गोल सिलेक्ट कीजिए सीए फाउंडेशन। तो वहां पे जाके आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोनों में सेम क्लासेस मिलती हैं, लेकिन प्लस में आपको मिलते हैं पीडीएफ नोट्स एंड आइकॉनिक में मिलते हैं पीडीएफ नोट्स के साथ साथ प्रिंटेड बुक्स, पर्सनल मेंटर, स्टडी प्लानर एंड बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स। तो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो एमवी सर कोड यूज करें तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन पे। तो प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए, या तो आप चाहो तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। फाउंडेशन इंटर दोनों की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। मई 2022 स्टूडेंट्स के लिए ये वाला सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो सकता है। तो कॉम्बो लीजिए 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का, राइट। तो आप प्लस का कॉम्बो या आइकॉनिक का कॉम्बो ले सकते हैं। अगेन यूज कोड एमपी सर तो आपको जबरदस्त 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यस, सो आइए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो देखेंगे तो स्वॉट एनालिसिस हमने पढ़ा था, जल्दी से बताएंगे। एस डब्ल्यू ओ टी, स्वॉट। एस से क्या होता है आपका स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ। डब्ल्यू से क्या होता है आपका वीकनेस। देन ओ से क्या होता है आपका अपॉर्चुनिटीज। आपका टी से क्या होता है बेटा थ्रेट। ये सुनो, टी से आपका होता है थ्रेट। ओके, वेरी वेरी गुड। स्ट्रेंथ का मुझे वो शब्द बताइए, वो शब्द जो थे इसके। स्ट्रेंथ क्या होता है आपका इनहेरेंट कैपेसिटी। वेरी गुड, इनहेरेंट कैपेसिटी याद रखना है, इनहेरेंट कैपेसिटी। वीकनेस क्या होता है आपका इनहेरेंट अंदरूनी लिमिटेशन, है ना, आपके अंदर कोई लिमिटेशन, आपकी कमी है कंपनी के, ऐसा। तो ये कहां से आते बताओ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कौन से एनवायरमेंट से आते हैं, इंटरनल की एक्सटर्नल। ये इंटरनल एनवायरमेंट से अराइज होते हैं क्योंकि आपकी विद इन, है ना, इनहेरेंट कैपेबिलिटी या आपकी कैपेसिटी या लिमिटेशन, है ना। तो इंटरनल, ओके। अपॉर्चुनिटीज क्या है बेटा, फेवरेबल कंडीशन। एंड थ्रेट क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन, है ना। ये कहां से आता है बेटा बताओ, ये आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट से आता है। बेटा मैं ये जो बीसी के चैप्टर 2 के जो वीडियोस ले रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा है पहले तो भी आप देख सकते हैं। एक बार आप धैर्य रखो, एक बार देखो क्या पढ़ा रहा हूं। बच्चा क्या देखता है, टाइटल देख के बोलता है सर ये तो ऐसा होने। बेटा एक बार पूरा देखो तो उसे लेक्चर सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, तो समझ में आ रही बात है, ठीक है। आगे देखें सर, इको चैप्टर 2 नहीं पढ़ा तो हम रिविजनरी सीरीज अटेंड कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हैं, नहीं पढ़ा तो भी रिविजनरी सीरीज पर जो कुछ टॉपिक्स होंगे जो डिटेल में करने होंगे मैं आपको बता दूंगा क्लासेस के दौरान, तो आप तब वो डिटेल में कर लेना वहां से, ठीक है। तो मैं आपको फिर बता दूंगा वैसा जो फिर, हाँ तो आपको बता दूंगा। उसका लिंक भी मैं वहां पे लाइव डे लिंक पर डाला हुआ है तो आप वो देख सकते हैं, ट्रैकर में है, ठीक है। चलिए इधर देखिए सर, कल, हाँ कल मिशन सक्सेस में क्लास है बेटा, ठीक है। चलिए इधर आओ, इधर देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे क्या लिखा है, स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी। जैसे कि एक कंपनी के पास सुपीरियर आर&डी स्किल्स है, ये क्या है उसका स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट, वीकनेस का इनहेरेंट लिमिटेशन जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज आ सकता है। जैसे कि आप किसी सिंगल प्रोडक्ट लाइन के ऊपर क्या है ओवर डिपेंडेंट है, ये आपकी वीकनेस कहला सकती है।
है ना। या तो आप जब प्रोडक्शन करते हैं तो आपका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है प्रोडक्ट का, ये भी आपका वीकनेस हो सकता है। जैसे कि आपको याद है ना, पहले आते थे माइक्रोमैक्स के मोबाइल आते थे, माइक्रोमैक्स। अब वो फीचर्स अच्छे देता था लेकिन उसका क्वालिटी उतना खतरनाक नहीं होता था, समझ रहे हो। तो ये उसका एक क्या हो सकता है, ये एक वीकनेस हम उसका कह सकते हैं कि उनका एक वीकनेस है। ये थ्रेट नहीं कहलाएगा, समझो बात को, क्योंकि ये आप मोबाइल कहाँ बनाते हैं, अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाते हैं, वो अंदरूनी आपका फैक्टर है। समझ मारे बात क्या बोल रहा हूं मैं। यस ऐसा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, एक्सटर्नल, बाहर से आता है, फेवरेबल कंडीशन, जिसको अगर हमने ग्रैब किया तो हमें क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है। इसे क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी, कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में। डिमांड कहाँ बढ़ेगी, घर के अंदर बढ़ती बेटा की बाहर बढ़ेगी, कंपनी के अंदर की बाहर से बढ़ेगी ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रहा है ये, इसलिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट थ्रेट क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन, जिसके वजह से हमारे एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं। जैसे कि नया कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, जैसे जियो आया था 2016 में, नए कॉम्पिटिटर आने की वजह से आपका कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया, जिससे लॉसेस आपको हो सकते हैं, आपका प्रोडक्ट कम बिक रहा है नए कॉम्पिटिटर्स की वजह से। ओके हाँ, यस, वेरी गुड। शिफा जी ने एग्जांपल दिया सर, जैसे कोविड आया, कोविड का आना भी क्या है बताओ, ये वीकनेस है क्या, थ्रेट है बेटा। आपने थोड़ी कोविड लेके आए हो, बाहर से आए हैं, कोविड के वजह से तुम्हारे दुकानें बंद रही, तो थ्रेट हो गया। समझ में आ रहा बात है क्या बोल रहा हूं। ये एमसीक्यू आ सकता है, ऐसा इंस्टीट्यूट पूछता है लेटेस्ट चीजों के ऊपर भी, ऐसा एग्जांपल बना के पूछ सकता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, शिफा जी ने एकदम जबरदस्त एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। हाँ थैंक यू बेटा रोहित। चलिए इधर आओ। यस इधर देखेंगे, स्वॉट एनालिसिस की बात करेंगे बेटा। स्वॉट एनालिसिस में मैंने बोला था हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के विद इन है उसे मैच करते हैं। किससे मैच करेंगे, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो एनवायरनमेंट में, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को मैच करके हम एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाते हैं हमारे बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। इस पे भी एमसीक्यू आता है, इस पे भी एमसीक्यू आता है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कहां होती है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ पे डैश लिखा होगा। एंड यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कहां है, एनवायरनमेंट, मतलब क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है ये। इस पे एमसीक्यू आता है, याद रखें, मैं लिखवाया हुआ है। नेक्स्ट ओके, देन स्वॉट एंड टोज मैट्रिक्स, इस पे भी बेटा एक एमसीक्यू आता है। बस एमसीक्यू में टोज मैट्रिक्स करके एक चीज होती है जो आप सीए इंटर में वैसे पढ़ने वाले हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता है सीए इंटर में, वहां पे आता है। स्वॉट एंड टोज दोनों में फुल फॉर्म दोनों का सेम है, ठीक है। पर स्वॉट मैट्रिक्स में क्या करता है, हम यहाँ पे सिर्फ प्लानिंग करते हैं कि मेरे स्ट्रेंथ, मेरे वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है, हम सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं स्वॉट में। समझ में आ रहा है, हम यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं स्वॉट मैट्रिक्स में। लेकिन टोज मैट्रिक्स में क्या करते हैं, अब इनको जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब इनको यूज करके स्ट्रेटजी कैसे बनाऊं एंड कैसे उसे एक्शन में लाऊं, तो टोज मैट्रिक्स हमारा एक्शन टूल होता है। इस पे एमसीक्यू में बेटा क्या आता है, एक एमसीक्यू आता है, मैं आपको बता रहा हूं जल्दी से, इधर ही बता रहा हूं एमसीक्यू क्या आता है, देखेंगे। एक आगे जाके हम पेसल मैट्रिक्स पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं आगे जाके, पेसल मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। पेसल मैट्रिक्स का एक एडवांटेज होता है, द एडवांटेज ऑफ दिस टूल इज दैट इट एनकरेजेस मैनेजमेंट इन प्रोएक्टिव एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। तो ऐसा एमसीक्यू आता है कि डैश टूल, क्या आएगा एमसीक्यू, डैश टूल हेल्प्स इन प्रोएक्टिव एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, ऐसा एमसीक्यू आता है राजा। एंड इसके ऑप्शंस होते हैं क्या बताइए, इसके ऑप्शंस होते हैं स्वॉट, ऑप्शन भी होता है टोज। अब ये टोज जब आता है तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टोज क्या है, तो है ही नहीं, तो इसीलिए ये आंसर है नहीं वैसे, पर मैंने इसका मतलब बस आपको बता दिया है। इसका ऑप्शन सी होता है बेटा पेसल, एंड ऑप्शन डी होता है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होता है पेसल, पर बच्चा स्वॉट को टिक मारता है, पता नहीं क्यों, है ना, क्योंकि और पढ़ते नहीं है बराबर, है ना। पर हमने पढ़ा है तो याद रखेंगे कि पेसल एनालिसिस का एडवांटेज होता है प्रोएक्टिव एंड स्ट्रक्चर थिंकिंग। समझ में आ रही बात है, ओके आगे बढ़े, बताइए फास्ट। तो वहां इस एमसीक्यू में टोस का रेफरेंस आता है, इसीलिए वहां पे मैंने टोस का आपको नॉलेज पर्पस के लिए चीज बता दिया है ना। इससे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर नॉलेज पर्पस। समझ में आ रहा है, हाँ
तो जब मैं लिखता हूँ फॉर नॉलेज पर्पस, उस मतलब टोस के ऊपर एमसीक्यू नहीं आएगा, बस वो एक बार ऑप्शन में आता है, इससे बता दिया क्या है बस। आगे नेक्स्ट चलिए बात करेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट की। माइक्रो एनवायरनमेंट में वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, आपके डे टू डे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। बेटा इसका विद इन नहीं है अक्षित, आप गलत बोल रहे हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में विद इन शब्द यूज होता है, यहां पे विद इन नहीं आएगा, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, चलिए समझ में आ रही, इधर आओ। हाँ तो माइक्रो एनवायरनमेंट हमारे डे टू डे टास्क को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए हम माइक्रो एनवायरनमेंट को टास्क एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। एमसीक्यू आएगा कि टास्क एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, माइक्रो 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 एनवायरनमेंट को बोलते हैं, है ना। इट अफेक्ट्स बिजनेस एंड मार्केटिंग इन डेली ऑपरेटिंग लेवल, इसीलिए तो हमारा माइक्रो एनवायरमेंटल, अगर हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए तो उसका इफेक्ट इमीडिएटली दिखता है हमको ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हमसे वो डे टू डे लेवल पे कनेक्टेड है। लेकिन जो मैक्रो एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उसका इफेक्ट हमें लॉन्ग रन में देखने को मिलता है। जैसे कि जीएसटी का जब आया, समझो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया, तो क्या तुरंत 2 जुलाई से अपने बिजनेस पे अफेक्ट होना चालू हो जाता है क्या उसका, बताओ। क्या एकदम तुरंत 2 जुलाई से उसका इफेक्ट दिखना चालू हो जाएगा क्या, बताओ फास्ट, यस बताओ। नहीं, टाइम लगेगा ना उसको इफेक्ट करने में, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे तब जाके उसका कुछ, ये समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है बातें क्या बोल रहा हूँ, ऐसा। तो जीएसटी ये क्या हो गया, लीगल एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट का इफेक्ट लॉन्ग रन में देखने को मिलेगा। लेकिन माइक्रो एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ, जैसे कस्टमर का प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, तुरंत आपका सेल ड्रॉप हो जाएगा। अब कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, तुरंत वो खरीदना बंद कर देंगे, तुरंत सेल ड्रॉप, इमीडिएट इफेक्ट दिखता है माइक्रो। समझ में क्या बोल रहा हूँ, बोलो ना फास्ट, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें कि हमारा इसका मेमोरी टेक्निक क्या था, हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट का मेमोरी टेक्निक क्या है, बोलो ना फास्ट, क्या है। कोई बात नहीं, लैग लैग था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, चलिए। COMICS कॉमिक्स, ठीक है। सी से क्या है आपका कस्टमर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओ से क्या है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी मुझे कुछ याद आई, ये बात बताता हूँ आपको, ठीक है, रुको एक मिनट, मजा आएगा सुन के आपको। एम से आता है बेटा मार्केट, आई से आता है इंटरमीडियरी, ठीक है। देन सी से आता है क्या बताइए, कंपिटिटर्स, है ना, कॉम्पिटिटर्स या कंपिटिटर्स। एस से आता है बेटा सप्लायर्स, है ना। आज ना मैं आईजी सर से मिला था, आज मैं आईजी सर से मिला था क्योंकि कुछ तो भी हमको काम था इसमें, तो हम आईजी सर से मिला। हाँ तो फिर जो है हमने चलो जूस पीते हैं, ठीक है, हमने बोला चलो चलो जूस पीते हैं। तो जो है अब वो मेरे घर के पास वो आया था एक्चुअली, तो मुझे पता था अभी जूस वाला कहाँ पर है, तो मैं लेके गया। अब जो है वहां पे हाँ, वहां पे बेटा क्या था कि ये देखो, ठीक है, यहाँ पे जूस वाले की दुकान है, मतलब वो ठेला टाइप था वो, है ना, और यहाँ पे उसकी शॉप थी, मोबाइल शॉप, और यहाँ पे जूस का शॉप, मतलब ठेला टाइप था। तो यहाँ पे कोई नहीं था, जूस शॉप पे कोई खड़ा नहीं था। तो ये मेरे को पूछ रहा है अपना इंद्रेश सर, मुझे पूछ रहे हैं कि यार ये यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। मैंने बोला ये जो मोबाइल शॉप वाला है ना, इसी का ये जूस शॉप है, उसी का ये जूस का ठेला। पहले उसका जूस का ही ठेला था सिर्फ, उसने इधर से पैसा कमा कमा के मोबाइल की दुकान बना दी। तो भाई साहब जो शॉप है भाई जी सर, तो बोलते कि यार ये कौन सा स्ट्रेटेजी हुआ, बोले ये कौन सा एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी बोले बिजनेस का, है ना, ऐसा उनका सवाल आया। तो फिर मैंने बोला सर देखो, है ना, कौन सा है बताओ, दिस इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, इसे बोलते बेटा कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, मल्टीपल अनरिलेटेड बिजनेसेस, इसे ही तो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं।
कहते ओ अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। क्या समझ रहे हो? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? जब आपका बिजनेस, एक बिजनेस चल रहा था, पर अब आपने आपके नया टाइप का बिजनेस चालू किया जिसका पुराने बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं। ठीक, ठीक है। हाँ तो देखो, तो ये भी कॉन्ग्लोमरेट है उसका, बताओ जबरदस्त है कि नहीं? हाँ, टाटा सन्स टाइप, बिल्कुल मजा आएगा, बताओ जल्दी से। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। ठीक है, ये भी ठीक है, चलिए आगे। तो कॉन्ग्लोमरेट आया। आज आईजी सर के क्लास में ना, सर आज आपने पाइनएप्पल जूस पिया क्या, ऐसा पूछना उनको, ठीक है? चलो, स्पैमिंग नहीं करना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तुम लोग यार, तुम लोग गलत चीज समझते हो, मैंने स्पैमिंग करने नहीं बोला है। तुम स्पैमिंग फिर ब्लॉक हो जाओगे। एक बार लिखना है सिर्फ, और एक बच्चा लिखेंगे सिर्फ, बाकी सब नहीं लिखेंगे। हाँ, आज जब भी क्लास होगी तुम ओएनजीसी करके जो है पूरा स्पैम कर देते हो, ऐसा नहीं करना है। सब एक बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4-5 बच्चे लिखेंगे बस। मुझे पूरा वो नहीं दिखना चाहिए। हाँ, मैं ये बताऊंगा रिकॉर्डिंग सर को कि देखो सर, मैंने बोला 4-5 बच्चों को ही लिखना है और किसी को नहीं लिखना है। हाँ, चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट। समझ में आगे बातें, बताओ ना। ठीक है, मैं कर लूंगा, बाकी ना करे। आशुतोष बोल रहा है, ठीक है। तो चलो आशुतोष लिखेगा सिर्फ, मैंने आशुतोष को बोल दिया, बस वही लिखा, और कोई नहीं लिखेगा। हाँ चलो आगे दे, नेक्स्ट। सर आपके फॉन्ट, अच्छा हाँ, आईजी सर ने क्या ये फॉन्ट यूज करना चालू कर दिया, बताओ? क्या आईजी सर ने फॉन्ट यूज करना चालू कर दिया है? हाँ, अब वही बोलूं, उस दिन कॉल आया था, सर ये आप कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं, मैंने बताया उनको। बस समझ गया था उसी दिन, मुझे समझ में आ गया था कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए हाँ, वापस आते हैं। चलो वापस आते हैं। स्पेलिंग पूछा बेटा, स्पेलिंग पूछा उन्होंने फॉन्ट का, छोड़ो अभी, चलो। सो बात करते थे कस्टमर वाले पॉइंट की, जल्दी से देखेंगे, है ना? हाँ, तो कस्टमर वाले पॉइंट की बात क्या थी, बताओ? कि हमको पहले तो समझना है क्या, कस्टमर वर्स कस्टमर एंड आपका कंज्यूमर। कस्टमर एंड आपका क्या, बताइए? कंज्यूमर। हमने इसमें एक लाइन लिखवाई थी, कोई याद करवाएगा कि मुझे लाइन क्या थी? कोई याद करवाएगा लाइन क्या थी? ऑल कंज्यूमर्स, क्या था बताओ ना, क्या था यार? ऑल कस्टमर्स के ऑल कंज्यूमर्स, बोलो यार जल्दी से प्लीज। हाँ, कस्टमर में और मे नॉट। हाँ, ये बात बोली आपने। ऑल कस्टमर्स, या ऑल भी की जरूरत नहीं यार, कस्टमर्स, कस्टमर्स में और मे नॉट बी अ कंज्यूमर। एंड और एक लाइन लिखवाई थी मैंने कि ऑल कस्टमर्स आर नॉट कंज्यूमर्स, है ना? ये मैंने लिखवाया था, याद आया आपको बातें? याद आ रहा है? मैंने ऐसे दो लाइन, ये दोनों का मतलब सेम ही है, ये एक ही लाइन है दोनों, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, बात दोनों में सेम ही है। अब बात करेंगे कस्टमर और कंज्यूमर की, बात क्या है? तो इसमें मैंने किसका एग्जाम्पल लिया था? किसका एग्जाम्पल लिया था? आईजी सर का। पर अब हम एग्जाम्पल लेंगे बेटा हमारे P4 सर का। क्या आपको पता है P4 सर कौन है? हमारे परम पूज्य प्रणव पोपट सर का हम आज एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रणव सर अभी जो है अपने होम टाउन में नहीं है ना? हाँ देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप सब बोल रहे हो। मुझे तो पता ही नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता बेटा सब वो कहाँ पर है। हाँ, आप बता रहे हो इससे मुझे पता चला, समझ रहे हो? हाँ, उनको बोलना, आपने बताया नहीं सर एमवी सर को, ये तो गलत बात। चलिए कोई बात नहीं। हाँ चलिए, तो सुनो तो सही, मैं क्या बोल रहा हूँ। बताया था आपको, ये बताओ, ये परीक्षित सर आपको मतलब बहुत ही हो गया, तो है बहुत ही हो गया है, तुम बताओगे अभी। चलो इधर आओ। तो प्रणव सर जो है ये है कौन, बताओ जल्दी से हमारे। चलिए अपन प्रणव सर को थोड़ा अच्छा बनाते हैं।
नहीं ज्यादा हो जाएगा क्या? ज्यादा हो जाएगा, रुको, बहुत ही ज्यादा हो गया यार। वो तो ऐसे कर लेता है, नॉर्मल बना लेता है, चलो उनको। कोई बात नहीं, वो आज क्या है, आज मेरा दिन नहीं एक्चुअली, इसलिए ड्राइंग अच्छी नहीं बन रही, वरना मैं अच्छा बनाता हूँ जनरली। जनरली अच्छी ड्राइंग बनती है मेरी, आज पता नहीं क्या हो गया। हाँ। हाँ कैप, अभी कैप कैसे बनाते बेटा? चलो यार ऐसे ही बनाते हैं। तो ये हमारे बेटा प्रणव सर है, ठीक है। तो प्रणव सर ने क्या क्या बताओ, प्रणव सर क्या करते बोलो ना जल्दी से। अरे बेटा कैप नहीं आता मुझे बनाना, तो हद ही हो गया यार, तुम अभी मजाक उड़ाओगे मेरा। मुझे कैप बनाना नहीं आता है तो मैं क्या करूँ अभी? हाँ इधर आओ। हाँ चलो, मैं हेड बना सकता हूँ, हेड बना, तो चलो हेड बना लेते हैं अपन। ये लो बस, हेड बनी है उन्होंने। तो मैं जो बेटा ऊपर इधर तक का फोटो लिया है बस, अभी मैं आपको इधर तक दिख रहा, मतलब क्या पैर नहीं है क्या मेरे? उनके भी पैर बेटा वो दिखा। अरे आप समझो बात को, वो सिर्फ इधर तक का फोटो लिया मैंने यार, हद हो गई यार तुम्हारी, मतलब है। बेटा बाल भी है, वो टोपी के अंदर, हेड के अंदर है वो, समझे हो? हाँ। सो यहाँ पे हमारे प्रणव सर क्या करते हैं देखो ना प्लीज जल्दी से, तुम जल्दी जल्दी सुनो यार, अभी टाइम पास मत करो, चलो। तो क्या लेते हैं ये, रिंग लेते हैं। क्या लेते हैं बताओ ना? ये देखो रिंग लेते हैं, कौन सी? सोने की रिंग होती है पर होता ऊपर डायमंड है। सोने की रिंग है पर ऊपर डायमंड है, ठीक है। वैसे डायमंड की रिंग लेते हैं। अब तो आपको पता ही है बेटा कि क्या है, देखो अब देखो उम्र हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता कि हम भाभी डिजर्व करते हैं? आप नहीं, आप बताओ बेटा, आप बताओ। तो फिर जो है, हाँ तो दिल से, हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने दिल से जो है इस रिंग को खरीदा। एंड ये रिंग बेटा आई समझ लो कितने की, ये रिंग है बेटा 1 लाख रुपीज की रिंग उन्होंने लिया, ठीक है। सस्ती होगी क्या? वो दिस इज प्री प्री एंगेजमेंट रिंग। एंगेजमेंट महंगी वाली देंगे बेटा, ये प्री एंगेजमेंट रिंग है, ऐसी गिफ्ट, नॉर्मल गिफ्ट, समझ, दिस इज नॉर्मल गिफ्ट। चलिए, सो अभी जो है ये इन्होंने लिया, ये 1 लाख की रिंग ली। हाँ 20 ग्राम की, ये लो, ये 20 ग्राम भी बोल दिया इसने। तो 1 लाख की रिंग लिया, और जो है इन्होंने दे दिया, किनको, जो भी हो गए हमारे मैडम, उनको इन्होंने दे दिया। तो आइए हम मैडम बनाते हैं अभी। अरे बाप रे, हम्म, ठीक है चलिए। तो हमने बना लिए। तो अब जो है इन्होंने क्या किया बताओ, इन्होंने जो है इस रिंग को, इस रिंग को क्या किया, मैडम को क्या दिया, गिफ्ट दे दिया इस रिंग को, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ इस रिंग का पेमेंट किसने किया है? इस रिंग का पेमेंट किसने किया बताओ जल्दी से, फास्ट। इस रिंग का पेमेंट किसने किया बताओ ना फास्ट। इस रिंग का पेमेंट बेटा किसने किया है? सर ने किया बेटा इसका पेमेंट, लेकिन इस रिंग को एक्चुअल में यूज कौन करने वाला है? इस रिंग को एक्चुअल में यूज कौन करेगा? मैडम करेंगे, है ना, मैडम करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि देखो कस्टमर कौन होता है? कस्टमर हम उसे बोलते हैं द वन हु पेज, द वन हु पेज फॉर द प्रोडक्ट। एंड कंज्यूमर कौन होता है? the one who actually consumes, the one who actually consumes the product, actually consumes, है ना, one who pays for the product and one who actually consumes the product, उसे क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। और इससे तो यहाँ पे कस्टमर कौन है इस केस में? इस केस में कस्टमर कौन है बताओ फास्ट। यस फास्ट जल्दी से। यस रिशु बिल्कुल सही, फास्ट बताओ जल्दी से। कौन है? हमारे प्रणव सर जो है ये कस्टमर है, एंड हमारे जो मैडम है वो कौन है? ये हमारे कंज्यूमर हो जाएंगे, है ना। तो हमारे प्रणव सर कौन हो जाएंगे? कस्टमर हो जाएंगे। एंड हमारे मैडम जो है वो कंज्यूमर हो जाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में यूज कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है?
क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ही कस्टमर मैं ही कंज्यूमर, सेम व्यक्ति कस्टमर सेम व्यक्ति कंज्यूमर, ऐसा हो सकता है? जैसे कि बेटा, जैसे कि आईजी सर ने आज पाइनएप्पल का जूस पिया। क्या पिया उन्होंने पाइनएप्पल का जूस पिया, और पाइनएप्पल के जूस के लिए आईजी सर ने पेमेंट किया। पाइनएप्पल के जूस के लिए आईजी सर ने पेमेंट किया, तो उन्होंने ही कंज्यूम किया, उन्होंने ही पेमेंट किया, पेमेंट भी इन्होंने किया एंड कंज्यूम भी इन्होंने किया, और मैं उनका चेहरा देख रहा था सिर्फ। तो तो मुझे बताओ यहाँ पे कस्टमर एंड कंज्यूमर कौन है? तो कस्टमर भी आईजी सर एंड कंज्यूमर भी आईजी सर। समझ रहे? मतलब ऐसा हो सकता है कि देखो, कस्टमर कंज्यूमर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर कस्टमर ने ही कंज्यूम किया उस प्रोडक्ट को तो वही कंज्यूमर, और अगर नहीं किया तो फिर वो कंज्यूमर नहीं, कोई और कंज्यूमर होगा जो एक्चुअल में कंज्यूम करेगा। समझा? मतलब कि एक कस्टमर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कंज्यूमर, ये लाइन बोल रहा है। समझ में आ रही बात है? या ऑल कस्टमर्स आर नॉट कंज्यूमर्स, जो हमारा कस्टमर होता है जरूरी है हमेशा वही कंज्यूम करे? नहीं। तो हो गई हमारी बात है, कस्टमर कंज्यूमर का बात हो गया। अब हमने इसमें और एक एग्जांपल आपका लिया था कि आपका अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो कौन उसका पेमेंट करता है? अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए पेमेंट कौन करता है? फास्ट प्लीज बताइए, है ना? तो आपके पेरेंट्स, मम्मी या पापा में से किसने पेमेंट किया होगा? तो आपके पेरेंट्स इसका पेमेंट करते हैं। लेकिन मेरी क्लासेस कौन लेगा बताओ? मेरी क्लासेस कौन देखेगा? स्टूडेंट्स देखेंगे मेरी क्लासेस को, स्टूडेंट्स कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम बेटा, अब इस बात को ना बहुत बच्चे कंज्यूम शब्द को उनको गलत लगता, मतलब गलत समझता है। उनको लगता कंज्यूम मतलब खाना। हाँ, तो बेटा कंज्यूम का मतलब खाना नहीं होता, कंज्यूम मतलब यूज करना। कंज्यूम या यूज करना बात एक है ना? जैसे आप मेरे क्लास को खा रहे, अभी बैठ के क्लास खा रहे, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, या तो सर्विस अवेल कर रहे हो, है ना? आप क्या कर रहे हैं? सर्विस अवेल कर रहे हो, बस बेनिफिट उठा रहे हो उसका, ऐसा समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है सर, ओके। बहुत भूख लग रही, क्लास खा लो। तो अब हमने बता दिया यहाँ पे, तो आपके पेरेंट्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे कस्टमर हो जाएंगे, एंड स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे बताओ? कंज्यूमर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब अनअकैडमी को जब ऐड करना है ना, जैसे अभी मैंने जो किया है ना, मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, तो मैं आपके लिए करूंगा कि आपको पेरेंट्स को दिखाऊंगा वो चीज? स्टूडेंट्स को करूंगा ना। मतलब हमारा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट, हम जब एडवर्टीजमेंट करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट को एक्चुअल में कंज्यूम करने वाला होता है उनके लिए मार्केटिंग की जाती है। तो इसलिए एक एमसीक्यू आता है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या आता है कि अ कंज्यूमर ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजीशन इन मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इस पे एमसीक्यू आता है कि डैश ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजीशन मार्केटिंग एनवायरनमेंट, कौन? कंज्यूमर। नेक्स्ट बात देखेंगे, नेक्स्ट बात इस पे बेटा एमसीक्यू आता है कि पीटर ड्रकर करके, ये एक मैनेजमेंट के बुक्स इन्होंने लिखी थी काफी। तो पीटर ड्रकर ने बोला था कि द मेन एम ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर। तो आपको ऐसा कंफ्यूज करेगा कि पीटर ड्रकर ने जो है बोला था द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन, ऑप्शन ए कस्टमर, ऑप्शन बी कंज्यूमर। किसको टिक मारोगे? कस्टमर को यहां पे टिक मारना है। जो पैसा देता है, जो बंदा पैसा देता है उसको रिटेन करना जरूरी है, ऐसा बोल रहे हैं। एंड ऐसा पीटर ड्रकर ने बोला। एंड हमने क्या बोला कि और मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए क्या होता है बताओ? किसको मद्देनजर रख के हम एडवर्टीजमेंट करेंगे? हमारे कंज्यूमर को। ठीक है, तो एमसीक्यू आएंगे तो आपको संभालना है दोनों एमसीक्यूज में। ठीक है, नेक्स्ट आपको कस्टमर वाले एलिमेंट में क्या करना है? मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं आपको? मैं आपको पढ़ा रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसका पहला एलिमेंट है बेटा कस्टमर, जिसका पहला एलिमेंट है। तो कस्टमर जो है, उस एलिमेंट को एनालाइज करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको समझना है कि आपके कस्टमर्स है कौन, कौन आपके बेनिफिशियर्स, कौन खरीदेंगे आपका प्रोडक्ट, कौन आपसे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझसे कौन पढ़ने आएगा बेटा? सीए स्टूडेंट पढ़ने आएंगे कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पढ़ने आएंगे बताओ? सीए स्टूडेंट पढ़ने आएंगे। समझ में आ रहा है? तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन आपके कस्टमर्स हैं। नेक्स्ट, आप उनको क्या बेनिफिट, वो आपके कस्टमर्स क्या बेनिफिट देखना चाह रहे हैं। तो अभी आपका जब ये क्लास हो चुका है ना, तो अभी मुझे एक बात बताइए कि आपके एग्जाम अभी दिसंबर में है,
तो अभी से अगर मैं मैराथन लेक्चर लूंगा तो जमेगा क्या? अभी से मैराथन लेक्चर लूंगा तो जमेगा क्या? नहीं। तो इसलिए अभी रेगुलर लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स ये चल रहा है, मैराथन लेक्चर्स एग्जाम के पास जाएंगे। तो अभी उनको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए वो अभी का बनाओ। एंड उनका बाइंग पैटर्न क्या है कि अभी देखो, अभी अगर मैं मैराथन बैच अनाउंस करूंगा तो वो कोई खरीदेगा नहीं प्लस पे, लेकिन हमने मिशन सक्सेस एंड लक्ष्य बैच जो किया तो उसकी जरूरत थी, है ना? तो वो प्रोडक्ट को अभी ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग। तो आपको बाइंग पैटर्न समझना पड़ता है कस्टमर्स का, ठीक है? तो ये तीन चीजें हैं, हु आर द कस्टमर्स, व्हाट बेनिफिट्स आर दे लुकिंग फॉर, एंड उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए, उनके बाइंग पैटर्न के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी आपके माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आता है। इसमें एक एमसीक्यू आता है, मेरी बात सुनना ध्यान से। क्या एमसीक्यू आता है कि an organization has several non-specific elements, है ना? अब नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स क्या है? स्पेसिफिक एलिमेंट्स मतलब क्या? जो ऑर्गेनाइजेशनल स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि ओनर, एक ऑर्गेनाइजेशन का ओनर क्या स्पेसिफिक व्यक्ति होगा? यस। एक ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या स्पेसिफिक होंगे? यस। एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज क्या स्पेसिफिक है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है? यस। तो नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स एक्चुअल में होते हैं जनरल एलिमेंट्स, एंड ये तीनों क्या है? ये तीनों स्पेसिफिक एलिमेंट्स है एक्चुअली। सर जनरल एलिमेंट मतलब क्या? जैसे कि लॉ, क्या लॉ सारे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल है? नॉन स्पेसिफिक मतलब सबके लिए जनरल लॉ होता है, ऐसा समझ मारी बात है क्या बोल रहा हूं? बट आपके इंस्टीट्यूट ने पीछे एमसीक्यू पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स, तो किसको टिक मारोगे बताओ? उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। वापस से बोल रहा हूं, एमसीक्यू आता है कि क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें एक ही ऑप्शन में लिखा होता है, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, एक ही ऑप्शन में लिखा होता है ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। तो किसको टिक मारोगे? इसको ही टिक मारो, ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज को। ये गलत है लॉजिकली, फिर भी इसको टिक मारेंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट ऐसा करता है। समझ में आ रही बात है? मैंने आपको समझा दिया क्या चीज है, ठीक है? तो बहुत बार बोलता है कि देखो, individuals occupying different positions or working in different capacities in the organization consist of individuals coming from outside, है ना? जो एम्प्लॉयज हमारे पे काम करने आते हैं उनको क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आते हैं कि बाहर से आते हैं? बाहर से आते हैं, इसलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का है। समझो, एम्प्लॉय क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है एम्प्लॉय, बट अंदर आने के बाद अब वो बिहेव कैसा कर रहा है, किस तरह से काम करता है, क्या मॉरल वैल्यूज फॉलो करता है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है। समझा बात है? देखो आ गया इंटरनल। इंटरनल का पेज नहीं लाऊं मैं, फिर से सुनो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। एम्प्लॉय कहाँ से आता है? बाहर से आता है एम्प्लॉय, है ना? एम्प्लॉय बाहर से आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वो आ जाता है उसके बाद अब वो बिहेव कैसे करता है, क्या मॉरल वैल्यूज फॉलो करता है, वो चीजें कहाँ आएगी? वो चीजें इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगी। लेकिन एम्प्लॉयज किस में आएंगे? एम्प्लॉयज हमारे किस में आएंगे बताओ फास्ट? एम्प्लॉयज हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, माइक्रो के अंदर आते हैं, ठीक है? वेरी गुड। चलिए, सो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो बोलता है बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन को सेल्फ एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें हमारी खुद की स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज को भी समझना पड़ता है। एंड हमारी स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज आती कैसे है? बाहर के लोग जब हमारे अंदर आ जाते हैं, एम्प्लॉइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाहर से आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ओनर्स भी, ऑर्गेनाइजेशन पहले अलग है, ओनर्स ने ही वो चालू किया ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसा। तो उनके वजह से ही हमारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या आते हैं? डेवलप होते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमें इनको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ओके, तो अब बोल रहे हैं ओनर्स कौन है? जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जो बिजनेस के ओनर्स हैं, इनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है बिजनेस में। क्या होता है? वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब क्या? पैसों से उनका इंटरेस्टेड है, मतलब क्या? बिजनेस अच्छा चलेगा तो ज्यादा पैसा कमाएंगे ओनर्स ही। नेक्स्ट, मॉनेटरी गेन होगा उनको। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? मैंने बताया था कि कंपनी जनरली, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके शेयर होल्डर्स अलग अलग सिटीज से होते हैं, तो वो रोज आके काम नहीं कर सकते, रोज आके काम नहीं कर सकते, सारे शेयर होल्डर्स, सारे ओनर्स रोज आके काम नहीं कर सकते, इसीलिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं कि तुम लोग हमारे बिहाफ पे काम करना है यहाँ पे।
डेली बेसिस पे आके तुम लोग डिसीजन लो हमारे बिहाफ पे, वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कौन इलेक्ट करता है इनको? शेयर होल्डर्स ही इलेक्ट करता है टू ओवरसी द जनरल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज कौन है? आपके ओनर्स, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सिर्फ डिसीजंस लेते हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन इस पे एक्चुअल में काम कौन करता है? आपके एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज आर द पीपल हु एक्चुअली वर्क, डू द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एंड ऑब्वियसली बात है क्या, सारे एम्प्लॉयज का सब अलग अलग कास्ट के हो सकते हैं, अलग रिलीजन के हो सकते हैं, सबका बिलीफ सिस्टम अलग होगा, सबका एजुकेशन अलग होगा, सबका एटीट्यूड अलग होगा, सबकी एबिलिटी, सबकी स्किल्स, सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है। तो किस तरह से हम इन सबको एक साथ काम करवा सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। किसके सामने बताओ? हमारे मैनेजमेंट के सामने। ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे। देन नेक्स्ट आता है बेटा मार्केट। अब माइक्रो एनवायरनमेंट में हमने कस्टमर भी पढ़ा, अभी क्या पढ़ रहे हैं? मार्केट पढ़ रहे हैं। तो सर फिर फर्क क्या है? कस्टमर, जब बहुत सारे कस्टमर्स को हम एक साथ मिला लेते हैं उसे मार्केट बोलते हैं। तो मार्केट इज लार्जर देन कस्टमर्स। पहले पॉइंट को समझो, हम कस्टमर की बात करते हैं तब हम इंडिविजुअल कस्टमर की बातें कर रहे थे, मतलब हमें कुछ चीजें इंडिविजुअल लेवल पे जाके देखनी पड़ती है और कुछ चीजें होती है जो क्या करनी पड़ती है? मार्केट के लेवल पे देखनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको मार्केट के लेवल पे क्या क्या चीजें हमें स्टडी करनी चाहिए। तो बोलता है अगर आप मार्केट लेवल की स्टडी करते हैं तभी आपको समझ में आता है कि आपके मार्केट का अभी का क्या साइज है। साइज ऑफ द मार्केट मतलब क्या? जैसे कि सीए फाउंडेशन में, अब मुझे नहीं पता, अराउंड 1 से 1.5 लाख बच्चे होते हैं, या 50 एक साल में, मतलब हर अटेम्प्ट में 50-50 हजार। तो दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ द मार्केट। समझ में आया? जैसे कि मैंने एमबी ओला बोला, तो मैंने बोला एमबी ओला मैं नागपुर में बेचना चाहता हूं, मैं नागपुर में बेचना चाहता हूँ एमबी ओला। तो अगर मैं एमबी ओला नागपुर में बेचना चाहता हूँ तो नागपुर में जनरली यूथ जो होगा वो खरीदेगा एमबी ओला को। तो मैंने बोला कि यूथ जो यंग लोग हैं नागपुर के अंदर, समझ लो एग्जांपल ले रहा हूँ, वो है 15 लाख, कि 15 लाख है यंग लोग, पर इसमें से एक्चुअली अभी सिर्फ और सिर्फ 3 लाख लोग ही खरीदते हैं ये सब कोल्ड ड्रिंक्स। मतलब कि एक्चुअल साइज क्या है मार्केट का? 3 लाख, लेकिन ये कितना हो सकता है? 15 लाख तक बढ़ सकता है। तो एक्चुअल साइज है 3 लाख, पोटेंशियल साइज क्या है? 15 लाख। अच्छा, फ्यूचर में इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कितना है? क्या फ्यूचर में और 1-2 लाख बढ़ेंगे हर साल? क्या ग्रोथ रेट है इसका मार्केट का? वो चीज आपको देखनी चाहिए। अट्रैक्टिवनेस देखना चाहिए कि जैसे नागपुर रीजन में ज्यादा बिक सकते हैं, पर अगर मैं मुंबई में चला गया तो मुंबई में ज्यादा मुझे वहां पे यूथ मिलेगा, मुंबई में ज्यादा यंग लोग मिलेंगे, तो वहां पे ज्यादा जल्दी मेरा प्रोडक्ट बिक सकता है। तो आपको अट्रैक्टिवनेस भी चेक करनी चाहिए एक मार्केट की। समझ में आ रही बात है? नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बेटा, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, है ना। जैसे कि किसी प्रोडक्ट को मुंबई में अवेलेबल करवाने का खर्चा एंड दिल्ली में अवेलेबल करवाने का खर्चा क्या सेम हो सकता है क्या? मुंबई मार्केट में मैं एमवी ओला, मैं नागपुर में एमवी ओला बना रहा हूं, नागपुर से मुंबई में बेचना चाहता हूं या दिल्ली में बेचना चाहता हूं, क्या दोनों जगह पे प्रोडक्ट को भेजने का खर्चा सेम होगा? नहीं, नहीं, है ना। दोनों जगहों के मार्केट सेम तरीके से चलेंगे? नहीं। तो क्या होगा कि दोनों का कॉस्ट स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो हमें वो समझना चाहिए कि हमारे मार्केट का कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा वो आता है एमसीक्यू में, कि हमें द प्राइस सेंसिटिविटी पूरे मार्केट की एक साथ असेस करनी चाहिए। एमसीक्यू आता है, द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट इज रिलेटेड टू विच एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। ऐसा एमसीक्यू आता है, द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट इज रिलेटेड टू विच एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। तो नाम में ही, हाँ हाँ, बस बस मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, हाँ बस वही कि क्वेश्चन में ही आंसर है बेटा, क्वेश्चन में ही मार्केट लिखा है, आंसर भी मार्केट है, लेकिन बच्चों को अंदर से कुछ होने लगता है। जैसे ही उनको प्राइस सेंसिटिव दिखता तो उनको एक ही चीज याद आती है, वो है कस्टमर। एक ही चीज याद आती है जो कि गलत है। आंसर कस्टमर नहीं देना, एमसीक्यू में एक ऑप्शन कस्टमर भी होगा, है ना। तो प्राइस सेंसिटिविटी की जब बात आती है, मतलब क्या है कि जैसे मैं नागपुर में हर एक कस्टमर को जाके असेस करूंगा क्या कि हाँ ये ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, हाँ ये कम प्राइस सेंसिटिव है। सर प्राइस सेंसिटिविटी मतलब क्या?
अगर कोई बंदा ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या होता है सुनिए, जैसे कि ये है मिस्टर ए, ये है मेरा, ये ज्यादा, इसकी प्राइस सेंसिटिविटी समझ लो ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो ये धन से क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देगा, मतलब कि ये इलास्टिक डिमांड है इसकी, समझ रहे हैं, मतलब प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा, मतलब इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ज्यादा है, समझ रहे हैं? कि प्राइस अगर मैंने मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया तो वो खरीदना ही बंद कर देगा प्रोडक्ट को, या क्या करेगा बताओ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी कम कर देगा। ये समझ में आ रही बात है, मतलब कि बहुत जल्दी रिएक्ट करता है प्राइस के बदलने पे, ऐसा होता है ना, ठीक है। अब एक बंदा है बेटा मिस्टर बी, ये बहुत ही रिच आदमी है, बहुत पैसा है इसके पास, तो ये कम प्राइस सेंसिटिव है, इसकी प्राइस सेंसिटिविटी क्या है, कम है, मतलब क्या है, इसका इन इलास्टिक डिमांड है, भले ही तुम प्राइस को बढ़ा दो ये क्वांटिटी डिमांडेड कम करता च नहीं, ये क्वांटिटी डिमांडेड कम करता ही नहीं, मतलब करता है पर थोड़ा बहुत करता, बहुत कम नहीं करता है कम क्वांटिटी, ऐसा। तो प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा मतलब क्या, आप उस अब समझो, इस बात को समझो, अब मैं क्या हर व्यक्ति को जाके असेस कर सकता क्या, इसका ज्यादा इसका कम, इसका ज्यादा इसका, ऐसा कर सकते क्या, नहीं, हमें एक पूरे मार्केट वाइड ये चीज करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है जनरल वे में, कि जैसे कि मैं बोलूंगा कि नागपुर का मार्केट प्राइस सेंसिटिव है कि प्राइस इनसेंसिटिव है, मुंबई का मार्केट प्राइस सेंसिटिव है या इनसेंसिटिव है, समझ में आ रही है? हम एज अ होल, तो मार्केट के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, तो हम एवरेज में देखते हैं कि प्राइस सेंसिटिविटी किसी मार्केट की कैसी है। अगर प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा होगी किसी मार्केट की, मतलब क्या है कि उस मार्केट में मैं प्राइसेस अगर बढ़ाऊंगा तो मेरा डिमांड एकदम से कम हो सकता है, तो बहुत ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ाना चाहिए उस मार्केट में। अगर किसी मार्केट का प्राइस सेंसिटिविटी कम होगा, मतलब अगर प्राइस बढ़ाया भी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा नहीं गिरेगी, समझा क्या, बोलो ना, आगे बढ़ू, बताओ फास्ट जल्दी से। नेक्स्ट, देन टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, तो जैसे कि अलग अलग जगह पे काम करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, तो आप कौन सा टेक्नोलॉजी उस मार्केट में फॉलो हो रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आप इस बात को समझिए कि जैसे जब इंडिया में 4G आया था, उसके पहले ही यूएसए में 4G आ चुका था ऑलरेडी, इंडिया में लेट आया था 4G, यस और नो, क्या इंडिया में लेट आया था 4G, यस। अब मैं इंडिया के मार्केट में अगर मोबाइल फोन बनाना चाहता हूं तो मुझे तब 4G बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इंडिया में 4G आया ही नहीं था। लेकिन अगर मैं यूएसए में जाके 3G फोन्स बनाऊंगा तो चलेगा क्या, क्यों, क्योंकि वहां का टेक्नोलॉजी का स्ट्रक्चर अलग है, वहां पे मार्केट में ऑलरेडी 4G आ गया है, तो वहां पे 4G फोन ही बिकेंगे। इंडिया में 4G आने का है तो इंडिया में 3G भी बिक सकते, ऐसा। अभी आ गया है 4G, अभी तो 5G आने वाला है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 4G का, है ना, मुझे पता है, अभी मैं भी 4G यूज करता हूँ, अभी 5G आने वाला है, चलिए ओके नेक्स्ट। देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की किस तरह से मार्केट में कौन से होलसेलर्स, कौन से रिटेलर्स के थ्रू आपको प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझना पड़ता है अलग अलग मार्केट्स का। एंड फाइनली, क्या आपका मार्केट मैच्योर है या नहीं, मैच्योर का मतलब होता है कि क्या आपके मार्केट में इक्विलिब्रियम रीच हुआ है या नहीं, बहुत जबरदस्त चीज है ये, कि अगर आपके मार्केट में इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस की स्टेबिलिटी आ चुकी है ना। आपको याद आ रहा है, हम एक चीज पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 के अंदर, एक चीज पढ़ते हैं, क्या बताइए फास्ट, कि हमारा डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। अगर हमारा इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, अगर हमारा इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ तो हम क्या अपने आप इक्विलिब्रियम के तरफ चले जाते हैं क्या, मतलब कि अगर अभी ये प्राइस चल रहा है मार्केट में, ये मार्केट प्राइस चल रहा है, तो क्या होगा, अपने आप प्राइस गिर के या इस पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब कि अगर हमारा इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है तो क्या प्राइस में अभी बदलाव आना बाकी है, हाँ, मतलब प्राइसेस अभी अनस्टेबल है, वो बदल सकती है। पर अगर मार्केट मैच्योर हो चुका है, मतलब क्या है कि मार्केट में इक्विलिब्रियम आ चुका है,
अगर इक्विलिब्रियम आ गया है मतलब क्या है कि अब प्राइस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। ये समझ रहे, ये इसका मतलब है इज द मार्केट मैच्योर और नॉट। समझ में आ रही बात है। नेक्स्ट बात आती है बेटा इंटरमीडिएट्स की। तो हम बोलते हैं कि हम जब पैंटालून्स, बिग बाजार, ये सारी जगह जाते हैं तो हम यहाँ पे जाके, समझ लो मैंने पैंटालून्स में जाके स्पाइकर का जीन्स खरीदा। आप सबको पता होगा स्पाइकर कंपनी है जीन्स की। तो क्या मुझे बताइए कि स्पाइकर का जो जीन्स है, स्पाइकर का जो जीन्स है, वो जो स्पाइकर का जीन्स है वो क्या पैंटालून्स ने खुद बनाया क्या? नहीं, स्पाइकर कंपनी ने पैंटालून्स को दिया होगा एंड देन पैंटालून्स से आप खरीद रहे हैं। मतलब पैंटालून्स क्या है, सिर्फ एक इंटरमीडियरी है। समझ में? पैंटालून्स क्या है, सिर्फ एक इंटरमीडियरी है। जैसे कि होलसेलर्स, तो हमारे इसमें भी क्या बनता है, ऐसा चेन बनता है कि सबसे पहले एक कंपनी होती है जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्या बताइए, मैन्युफैक्चरर। अब ये मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना चाहता है, पर डायरेक्ट ये ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर एक सिटी में होता है, अब वो अलग अलग सिटीज में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग सिटीज में जाके होलसेलर्स को ढूंढेंगे एंड होलसेलर्स को हमारे प्रोडक्ट को बेचेंगे। होलसेलर्स कौन? जो होल में क्वांटिटी खरीदता है, मतलब क्या बल्क क्वांटिटी खरीदता है आपसे, तो ये बल्क में क्वांटिटी खरीदेगा। अब होलसेलर भी डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जाएगा, जैसे नागपुर का होलसेलर अलग होगा, मुंबई का अलग, पुणे का अलग, दिल्ली का अलग, अलग अलग होलसेलर को माल बेच दिया। अब ये होलसेलर्स जाके रिटेलर्स को माल बेचते हैं। रिटेलर्स जो होते हैं वो रिटेल में माल खरीदते हैं, कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में माल खरीदते हैं होलसेलर्स में, एंड फाइनली रिटेलर्स जो है वो कस्टमर्स को माल बेचते हैं। अब ये कस्टमर को तो पता ही नहीं कि एक्चुअल में तो इसने उसको मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट को, ये तो रिटेलर से ही माल खरीदता है। तो रिटेलर्स एंड होलसेलर्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही आपके इंटरमीडियरीज कहलाएंगे। ये दोनों ही आपके इंटरमीडियरीज कहलाएंगे। समझ रहे? तो ये इंटरमीडिएट्स में आता है बस, और कुछ है नहीं उसमें दम। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स आर आल्सो मेजर डिटरमिनिंग फोर्स ऑफ द बिजनेस, है ना? अब समझिए अगर आप, ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझो इस बात को। अगर ये होलसेलर से ही मेरा झगड़ा हो गया, मेरे एक सिटी के होलसेलर से ही झगड़ा हो गया, अब वो बेचने को तैयार नहीं है, तो मेरा प्रोडक्ट पहुंचेगा नहीं उस सिटी में। ये समझ पा आपको आ रही बात है कि वो भी इंपॉर्टेंट है मेरे डे टू डे बिजनेस के लिए, मेरे इंटरमीडिएट्स भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं। वेरी गुड, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट बात आती है बेटा कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे जैसा ही गुड या सर्विस बेचते हैं, उसे हम कंपटीटर्स बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं बताओ? उसे हम कंपटीटर्स बोलते हैं। तो इसमें भी हमें तीन चीजें देखनी है। क्या हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है पहले वो देखो। जैसे अगर हम एयरटेल की बात करते हैं तो एयरटेल का कॉम्पिटिटर कौन है? जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, ये कॉम्पिटिटर्स है किसके? एयरटेल के। देन हमको क्या देखना है कि ये कॉम्पिटिटर्स जो है हमारे, ये कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं बिजनेस करने में, है ना? एंड इनमें से ज्यादा अग्रेसिव कौन सा है? तो हम बोलेंगे यार ये जियो ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा पावरफुल कॉम्पिटिटर है, तो इस पे ज्यादा ध्यान दो, इसकी हरकतों पे ज्यादा ध्यान दो। देन दो तरह के कंपटीशन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कंपटीशन, एक होता है इनडायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट कंपटीशन जो होता है वहां पे क्या होता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कि आपका डोमिनोज एंड पिज्जा हट, क्या दोनों पिज्जा बेचते हैं? यस, ये दोनों डायरेक्ट कंपटीशन में है। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स एंड बर्गर किंग, क्या ये दोनों बर्गर बेचते हैं? यस, ये दोनों डायरेक्ट कंपटीशन में है। समझा? तो इट इज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस इन द सेम बिजनेस एक्टिविटी। इनडायरेक्ट कंपटीशन क्या होता है कि हमारा बिजनेस एक्टिविटी सेम नहीं है, लेकिन हम सेम कस्टमर को टारगेट करते हैं। वी टारगेट द सेम कस्टमर, हमारा प्रोडक्ट अलग है लेकिन टारगेट कस्टमर सेम है। जैसे कि हमने बोला था हॉलिडे रिसोर्ट। हॉलिडे रिसोर्ट मतलब क्या? एक होटल। हॉलिडे रिसोर्ट एक होटल जो होता है जहां पे लोग जाके रहते हैं छुट्टियों के दिन, वेकेशंस में। तो हॉलिडे रिसोर्ट वाला किसको टारगेट करता है? रिच लोगों को, क्योंकि रिच लोग होते हैं जो वेकेशन में आते हैं घूमने, है ना? जैसे कि अब आपको पता है कौन गया बेटा घूमने? मुझे तो नहीं पता, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का। हाँ, तो रिच लोग होते बेटा जो जाते हैं ऐसा घूमने, हाँ, और वहां से क्लासेस लेते हैं। अब हम क्या करें बताओ? तो जो है वो हॉलिडे रिसोर्ट वाले उनको करते हैं। एंड साथ ही साथ जो है
कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले भी कार किसको बेचेंगे? जनरली रिच लोग खरीदते बेटा कार। आपको तो पता ही होगा किसने अभी कार खरीदी थी बेटा रिसेंटली। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ बेटा जी। तो ये ऐसा होता है। तो जो है ये हॉलीडे रिसोर्ट वाले एंड कार मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या दोनों रिच लोगों को टारगेट कर रहे हैं? हाँ, मतलब दोनों का बिजनेस अलग है लेकिन टारगेट कस्टमर सेम है। तो ये इनडायरेक्ट कंपटीशन में है, ऐसा बोला जा रहा है। तो बहुत ही ऐसा दूर दूर के है ना, मतलब डायरेक्ट कंपटीशन वाले मतलब क्या, मतलब अपने सगे है ना, अपने जो सगे वो होते हैं घर वाले, ऐसा होता है ना, ये सगा है, कजिन है ऐसा। तो हमारे जो रियल भाई रियल सिस्टर वो होते हैं वो डायरेक्ट कंपटीशन, और जो हमारे कजिन दूर दूर के होते हैं ना रिश्तेदार वो होते हैं इनडायरेक्ट कंपटीशन। ऐसा समझ रहे हो बात को जी? सर आईफोन, ये आईफोन क्या है बेटा? ये तो मुझे पता ही नहीं, सब क्या लिख रहे हो तुम? ये मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, ये सब क्या है ये आईफोन? समझा नहीं मुझे जी। देन नेक्स्ट देखेंगे ना, आखिरी बेटा आखिरी वर्ड आज के दिन का वो है सप्लायर्स। क्या कुछ आईफोन कुछ बोल रहे हो क्या? मुझे तो पता ही नहीं है सब चीजें। चलो हाँ, तो मैं बोल रहा था सप्लाई तो मैं बोल रहा था सप्लायर्स जी। अरे बेटा ये ऑरेंज का फोन है, ये ऑरेंज फोन है ये, आप कुछ भी बातें कर रहे हो, एप्पल का नहीं है ये बेटा, ऑरेंज का है जी। चलो हाँ, आईकॉल है ये, आईकॉल। चलिए हम्म देखो समझो बात को, आईजी सर पाइनएप्पल जूस पीते हैं और मेरे पास पाइनएप्पल का फोन है, समझ रहे हो? ऐसा है बेटा। चलो अब वापस आते इधर आओ। हाँ अच्छा, अच्छा आपको बताओ कि आज जो है ना वहाँ पे पाइनएप्पल जो है ना हम जा गए थे ना, वहाँ पे पाइनएप्पल का स्पेलिंग क्या होता है? ये होता है बेटा पाइनएप्पल, है ना, वहां पे लिखा था पेन एप्पल। तो जब वो आ गया पाइनएप्पल का जूस, फिर मैंने बोला कि चलो चेक करते इसमें कितना पेन मिलता है हमें पी के, है ना, पर वो अच्छा निकला बेटा जूस जी, अच्छा था वो। चलो अब वापस आते हैं, फाइनल आखिरी पॉइंट देख रहे बेटा जल्दी से। हाँ सर आप 3-4 ग्लास, अरे हाँ बीच में अभी पानी ज्यादा पीना जरूरी है, क्योंकि क्या है फिर आवाज बैठ जाती है, फिर टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। जो लोग जैसे हम टीचर्स काफी बोलना पड़ता है ना, तो पानी पीते रहना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। चलिए वापस आता है, वापस आते देखो जल्दी से आगे, नेक्स्ट सुनो ना बातें प्लीज, सुन रहे हो क्या? सप्लायर्स कौन होते हैं? जो आपको रॉ मेटल्स इक्विपमेंट सर्विसेज देते हैं वो आपके सप्लायर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके कौन होता है? आपके सप्लायर्स होते हैं। इसमें एक ही एमसीक्यू आता है, याद रखेंगे, सिर्फ एक एमसीक्यू आता है, बस वही बता रहा हूँ, क्लास को एंड कर रहा हूँ। डैश विद देयर ओन बार्गेनिंग पावर अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। आंसर है सप्लायर। एमसीक्यू आएगा, फिर से लिख रहा हूँ मैं बार बार आपको पॉइंट बता रहा हूँ। बीसीके के अप्रोक्स 40 सवाल आएंगे, मुझे 40 में से 40 चाहिए आपके, समझ लो, वरना फटके पड़ेंगे सबको। हाँ हर एक एमसीक्यू बता रहा हूं मैं आपको, हर एक एमसीक्यू बता रहा हूं। डैश विद देयर ओन बार्गेनिंग पावर और बार्गेनिंग पावर अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री, है ना। तो क्या है इसका बताओ, सबसे पहले आपका आता है इंटरमीडिएट, समझ लो, देन बी समझ लो मैंने बोल दिया कस्टमर, देन सी आएगा कंज्यूमर, एंड डी आएगा समझ लो सप्लायर्स। तो आंसर क्या इसका बताइए? आंसर क्या है? ऑप्शन डी, है ना, सप्लायर्स। बार्गेनिंग पावर का मतलब क्या होता है बताओ? बार्गेनिंग पावर का मतलब होता है पावर टू अफेक्ट, बार्गेनिंग पावर का मतलब क्या होता है बताओ? पावर टू इन्फ्लुएंस प्राइस। अभी वो गणपति का चालू हो गया ना एक्चुअली, तो इसलिए धीरे धीरे करेंगे तो सब चीजें जी। हाँ आइए बस जल्दी खत्म कर रहे। तो पावर टू इन्फ्लुएंस प्राइस क्या होता है आपका? हाँ तो मतलब कि सप्लायर, देखो आप जब सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदते हैं, अरे इधर ध्यान दो ना यार, आप जब सप्लायर से बेटा क्या करते हैं, आप जब रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे सप्लायर से, इससे मशीनरीज वगैरह खरीदेंगे सप्लायर से,
इससे सर्विसेज लेंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वगैरह ले सकते हो आप सप्लाईज वगैरह से, है ना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वगैरह ले सकते हो। यस और नो? यस। तो जल्दी से देखो ना बीच, तो आपका, आप जब मतलब क्या ये आपके इनपुट्स होते हैं, क्या यही आपके इनपुट्स होते हैं? यस, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। इस इनपुट को आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस करते हैं एंड देन आप बनाते हैं आपका आउटपुट, एंड इसको बाद में आप बेचते हैं किसी प्राइस पे, तो एक सेलिंग प्राइस डिसाइड होती है। ठीक है, तो अगर ये लोग सप्लाई फुकट में देंगे क्या तुमको? नहीं, ये लोग भी तुमसे प्राइस चार्ज करेंगे। ये जो प्राइस तुमसे चार्ज करेंगे, क्या वो तुम्हारा कॉस्ट बन जाता है? वही तुम्हारा खर्चा बन जाता है। यस, अगर ये अपने प्राइसेस को बदलेंगे तो क्या तुम्हारा कॉस्ट बदल सकता है? यस, इसलिए बोलते हैं कि सप्लायर्स विद देयर ओन बार्गेनिंग पावर कैन अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। कॉस्ट स्ट्रक्चर है ना, बार्गेनिंग पावर मतलब पावर टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। तो ये सप्लायर्स इन चीजों का प्राइस बदल सकते हैं, जिससे आपका कॉस्ट बदलेगा, जिससे प्राइस बदलेगा। समझ में आई बात है? सो यहाँ पे हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर्स खत्म हो गए हैं। यस, सो लेट्स गो। यस अभिजीत, यस लेट्स गो। यस, चलिए देखेंगे। सो हमारा बताइए मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स का मैंने आपको क्या बताया था, मेमोरी ट्रिक बताया था, क्या है बताओ? प्लेज जीएसटी, राइट? सो PLED G स्मॉल ई क्या है, मतलब ये साइलेंट है, इसका कुछ नहीं है। एंड देन है GST। P से क्या है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, L से होता है लीगल एनवायरनमेंट, E से होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डी से होता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, राइट? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, जी से होता है आपका गवर्नमेंट, देन नेक्स्ट जी से होता है ग्लोबल एनवायरनमेंट, एस से होता है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, एंड टी से होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। याद आ रही है बातें? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। चलिए तुरंत करेंगे एकदम इस चीज को, देखेंगे फास्ट। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है बेटा पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट की, कि हमारे इकोनॉमी में, हम जिस भी इकोनॉमी में हमारा बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे किस तरीके का हमारा गवर्नमेंट है। क्योंकि अलग अलग टाइप का जो गवर्नमेंट होता है, उसको चलाने वाला अलग व्यक्ति होते हैं, एंड उन सबका अपनी इकोनॉमी के चलाने का तरीका अलग अलग होता है ना? तो हर एक गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से लॉज एंड टैक्सेस वगैरह में चेंजेस करते हैं, राइट? अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे ये हमारे मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था, मेक इन इंडिया करके स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने क्या प्रमोट किया था कि हमें इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, है ना? जिससे हमारे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज थी वहां पे क्या होगा बताओ? हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वहां पे क्या होगा बताइए फास्ट, जल्दी से? उनका क्या बोलते हैं, उनका सेल बढ़ेगा, राइट? उनको ज्यादा इज्जत मिलेगी, है ना? क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स की बात हो रही थी, तो उनको ग्रोथ होती थी इसके वजह से। नेक्स्ट लीगल एनवायरनमेंट क्या है, कि लॉज वगैरह, आपके हर कंपनी को कुछ ना कुछ लॉज एप्लीकेबल होते हैं। कुछ जनरल लॉज होते हैं, कुछ स्पेसिफिक लॉज होते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट, ये क्या जनरल लॉ है, सबको लगता है। लेकिन मोटर व्हीकल्स एक्ट बोलूंगा तो किसको लगेगा? जो भैया 2 व्हीलर 3 व्हीलर बनाने के काम में होंगे, सिर्फ उनको ही लगेगा मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो ये स्पेसिफिक लॉ हो गया। तो आपको क्या हर लॉ का एकदम लाइन टू लाइन पूरा पता होना चाहिए क्या? नहीं, आपको आपके कंपनी को जो लॉ एप्लीकेबल है उसका बस आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, कि काम पुरता, आपको काम पुरता जितना आपके काम से रिलेटेड जितना लॉ है उतना आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात है? जैसे कि नया जीएसटी लॉ जब आया था, तो आपको जीएसटी का लाइन बाय लाइन हर एक सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को? नहीं, जो काम पुरता है उनके लिए बस उतना उनको पता होना चाहिए। तो वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपके पास लीगल एनवायरनमेंट की, आपके लॉज एंड रेगुलेशंस की। नेक्स्ट बोलता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पे आता है पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स। इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कि हमारा मेडिसिन का एसोसिएशन होता है ना? ऐसे अलग अलग एसोसिएशंस होते हैं, एसोसिएशंस, है ना? अलग अलग सिटीज में, जैसे कि कपड़े के जो दुकान होते हैं वो सब लोग अपना मिला के एक क्या बना लेते हैं, कपड़े की दुकान वालों का एसोसिएशन। समझ रहे हैं? जैसे कि रेस्टोरेंट्स वाले एक साथ मिलकर अपना रेस्टोरेंट का एसोसिएशन बना सकते हैं, लॉयर्स मिलकर अपने एसोसिएशन बना सकते हैं, मेडिसिन का जो शॉप है जिनका, वो सब मिलकर अपने एसोसिएशन बना सकते हैं। समझ में आ रही बात है? हाँ, जो बेटा क्विज क्विज के लिए रो रहे हैं, आपको पता है ये चीज के पहले जब कोर्स खत्म होगा फिर क्विज आएगा, है ना? क्विज के लिए रो रहे हो यार आप लोग, मतलब हद हो गई। चलिए,
तो मैंने आपको बोला था मेडिसिन एसोसिएशन में क्या होता है बताइए। मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया था कि इन लोगों ने सबने मिलके बीच में क्या किया था कि ऑनलाइन मेडिसिन बहुत आजकल बिक रही है, तो इन लोगों ने क्या किया, जो ऑफलाइन शॉप्स वाले हैं उनका एक एसोसिएशन है, एंड उन्होंने मिलके क्या किया था, स्ट्राइक किया था कि हम 2 दिन तक दुकानें बंद रखेंगे। और गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं ये लोग, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं कि आप ये ऑनलाइन मेडिसिन का काम बंद करवाइए। ऐसा तो क्या हो रहा है, ये एक टाइप का पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है, समझ में नहीं पता, ये एक टाइप का पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है जो क्या कर रहा है, अपने उनकी जो इच्छाएं हैं वो मनवाने के लिए प्रेशर डालता है गवर्नमेंट के ऊपर। इसे बोलते हैं पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप विच इन्फ्लुएंसेस एंड लिमिट्स ऑर्गेनाइजेशंस। समझ में नहीं बात है। They put or pressure on business organizations to pay more attention to consumer rights and minority rights। आपको बीच में बताएं कि वो हमारा जो है ग्लो एंड लवली वाला जो हुआ था इंसिडेंट, कि वहां पे उस कंपनी के ऊपर पहले फेयर एंड लवली था तो उसके ऊपर फिर बाद में प्रेशर डाला, ये तो आप जो है भेदभाव कर रहे हैं लोगों के बीच में कि जो फेयर है वही अच्छा है, तो गलत बात है ऐसा। तो उस कंपनी के ऊपर क्या गया था, हाँ उस कंपनी के ऊपर क्या गया था, प्रेशर डाला गया था, तो उन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट का नाम ही बदल दिया, ग्लो एंड लवली कर दिया। समझ याद आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, याद आ रही, यस। तो हमारे ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप का एग्जांपल है। तो ये भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को जनरल वे में अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि अब समझो मेडिसिन एसोसिएशन वालों ने क्या किया, स्ट्राइक किया, तो इससे क्या डायरेक्ट इफेक्ट आएगा क्या ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा लेकिन जनरल वे में अफेक्ट होता है, बस ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट बात होती है बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें एमसीक्यू आता है ये पहली लाइन पे कि डैश एनवायरनमेंट रेफर्स टू द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी इन विच द कंपनी कम्पीट्स और मे कम्पीट। तो आप जिस भी कंट्री में काम करते हैं वहां पे आपकी इकोनॉमी किस तरीके की है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है, चिल्टू बातें हैं। इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशन फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर आप जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं वहां पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, मतलब गवर्नमेंट पूरा अलाउ करता है आपको जिस तरह से बिजनेस करना है करो, गवर्नमेंट बीच बीच में आकर टांग नहीं अड़ाता, देयर इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ ऑल द मींस ऑफ प्रोडक्शन। समझ में नहीं बात है, राइट। तो क्या है यहाँ पे आपको ज्यादा, अगर आप ऐसी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं जहां पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वहां पे आपको ज्यादा फ्रीडम मिलेगा काम करने में। फील आ रही बात है। नेक्स्ट होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे सारी चीजें मेजर मींस ऑफ प्रोडक्शन, मेजर फैक्टर्स किसके हाथों में होंगे, आपके स्टेट के, मतलब कौन, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। सो यहाँ पे आप बहुत बड़ा बिजनेस प्राइवेट पार्टी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। मेजर मींस ऑफ प्रोडक्शन, मेजर फैक्टर्स गवर्नमेंट के हाथ में ही है। तो यहाँ पे आप बिजनेस करने जाओगे तो बहुत दिक्कत आपको हो सकती है। जैसे कि चाइना में बोलता है वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल्स हाउ द बिजनेस ऑपरेट्स। एंड अगर आपके यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, जैसे हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होता है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर साथ साथ है ना, साथ साथ मिलके संग संग काम करता है ना। यहाँ पे एक एमसीक्यू आ सकता है जो कि एक्सपेक्टेड है काफी टाइम से, है ना। ये आप चैप्टर नंबर 1 में नहीं पढ़ते लेकिन यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या था बताओ, प्रेप, है ना, कि मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के 4 इकोनॉमिक रोल्स होते हैं। वापस से बोलो क्या बोलो, सुनेंगे बात ध्यान से। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के, मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के 4 इकोनॉमिक रोल्स होते हैं, 4 इकोनॉमिक रोल्स, जिसका क्या था शॉर्टकट बताओ, प्रेप, PREP, बताएंगे जल्दी से कौन सा था इसमें। देखिए सबसे पहले है आपका प्लानिंग रोल, रेगुलेटरी रोल, है ना। प्लानिंग रोल में क्या करेंगे बताओ, कि जो भी हमारे कंट्री के रिसोर्सेज है उसे किस तरह से हमें यूज करना चाहिए उसकी प्लानिंग करेंगे। तो मुझे बताइए जल्दी से कि क्या मिक्स्ड इकोनॉमी में हम सेंट्रल प्लानिंग एंड मार्केट मैकेनिज्म दोनों चीजें यूज करते हैं। याद आ रहा है, सेंट्रल प्लानिंग भी होती है, मार्केट मैकेनिज्म भी होता है। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 में पढ़ते चीजें, बेसिक्स है। नेक्स्ट आर से क्या आएगा, रेगुलेटरी रोल। क्या हमें प्राइवेट सेक्टर को जो करना है करने देंगे, लेकिन क्या हम उन पे निगरानी भी रखेंगे, लॉज एंड रेगुलेशंस बना के। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट ई से क्या है, एंटरप्रेन्योर रोल। बहुत सी ऐसी चीजें होती है
बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो प्राइवेट सेक्टर खुद से नहीं अवेलेबल करवा सकते लोगों को, तो गवर्नमेंट को खुद वो चीजें अवेलेबल करवानी पड़ती है, तो खुद भी बिजनेस करना पड़ता है, वो एंटरप्रेन्योर रोल के अंदर आता है। एंड पी से क्या आता है फिर फाइनली, प्रमोशनल रोल। प्रमोशनल रोल मतलब क्या, कि हमारे कंट्री के जो भी बिजनेस सेक्टर वाले लोग हैं उनका बिजनेस कैसे और प्रमोट हो सकता है, उसके लिए भी पॉलिसीज उनको बनानी चाहिए। ठीक है, तो वापस से देंगे, प्लानिंग रोल, रेगुलेटरी रोल, एंटरप्रेन्योर रोल एंड प्रमोशनल रोल। वेरी गुड। ये भूल गए थे ना आप लोग, सच सच बताना, ये भूल गए थे ना कुछ कुछ बच्चे, होता है देखो, इसलिए रिवीजन जरूरी है, इसलिए रिवीजन जरूरी है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, जीवन है। चलिए नेक्स्ट बात है इकोनॉमिक कंडीशन एंड फैक्टर्स। जैसे कि आप जिस कंट्री में करते हैं काम, वहां पे समझ लो जीडीपी बहुत ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा है, या तो फिर पर कैपिटा इनकम, मतलब लोगों की इनकम ज्यादा है, वहां पे आपको आसानी से कैपिटल मिल जाता है, आसानी से आप एसेट्स मशीनरीज खरीद सकते हैं। तो क्या होगा, ऐसे कंट्री में आपको बिजनेस करना थोड़ा आसान पड़ता है। समझ में आ रही बात है? अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होंगी उस कंट्री में। समझा? नेक्स्ट, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर अच्छा है, अगर समझो हम इंडिया में जब प्रोडक्शन या काम कर रहे हैं, हाँ हम जब इंडिया में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अगर हमको कुछ इंपोर्ट करना है यूएसए से, कोई हमें इंपोर्ट करना है कोई रॉ मटेरियल, तो क्या होगा बताओ, हमारे हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, तो ही तो डॉलर दे पाऊंगा ना मैं। समझ में आ रही बात है? तो मैं मेरा इंडियन रुपीस गवर्नमेंट को देता हूं, गवर्नमेंट मुझे डॉलर देगा और उस डॉलर का पेमेंट मैं करूंगा। समझा? पर अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं है इंडिया के पास, तो फिर क्या होगा, आप इंपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा, आप इंपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। समझा बात क्या बोल रहा हूं? बताइए फास्ट। ओके, समझा? ओके, आगे बढ़े। अच्छा, जिस कंट्री का जीडीपी ज्यादा है, मतलब क्या है, वहां पे प्रोडक्शन का लेवल ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल ज्यादा है ना? तो वहां पे जीडीपी कब बढ़ता है, जब डिमांड ज्यादा होता है कंट्री में, तभी जीडीपी बढ़ सकता है। तो जब डिमांड ज्यादा, मतलब आपके ज्यादा गुड्स बिक सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो आप जिस भी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, क्या वहां का इकोनॉमिक कंडीशन एंड फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकता है आपके, उसको बताओ बिजनेस को। यस। नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज भी बना सकता है आपके इकोनॉमी में, जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी होती है, कि जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े जहां पे बनते हैं उसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट कुछ अलग से पॉलिसीज बना सकते हैं कि इसका किस तरह से काम होना चाहिए, इनको कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, अलग अलग चीजों में क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए, है ना? नेक्स्ट, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वैसे स्टील इंडस्ट्री हो सकता है, स्टील इंडस्ट्री के लिए पॉलिसीज बनाई जा सकती है ना? तो अगर आपका स्टील बनाने का बिजनेस है तो आपको क्या ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी अफेक्ट करेगी? यस। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ यहाँ लिखा है, इट कैन बी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द लुक्रेटिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अगर मैं स्टील, समझो कि स्टील इंडस्ट्री में हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत सारे लाइसेंसिंग वगैरह की जरूरत है, तो क्या आप सोचेंगे यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का बिजनेस है, अगर इसमें मैं गया तो बहुत ज्यादा टाइम पास होगा मेरा, तो ये कम अट्रैक्टिव लग रहा है। समझ रहे हैं? लुक्रेटिवनेस मतलब अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये पॉलिसीज के ऊपर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर ये लुक्रेटिवनेस डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट होता है आपका फिस्कल पॉलिसी, कि आपका गवर्नमेंट अलग अलग चीजों, कौन सी चीजों पे टैक्स लगाना चाहता है, गवर्नमेंट कितना खर्चा करना चाहता है लोगों के ऊपर, उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो कितना कौन सी चीजों पे टैक्सेशन लगना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, कौन सी चीजों पे गवर्नमेंट खर्चा करना चाहता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना करेगा, वो क्या हो जाएगा बताओ, फास्ट फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, कि आपके इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई होता है उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है, जो कि आरबीआई बनाता है। तो वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट्स को कम ज्यादा करके आपका मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है। कौन? आरबीआई बनाता है ना? इन ऑर्डर टू, क्या बताओ, इन ऑर्डर टू हैव स्मूथ सप्लाई ऑफ क्रेडिट, पैसों का स्मूथ सप्लाई होना चाहिए इकोनॉमी में, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, ये हम बीसी के चैप्टर 5
में और अच्छे से पढ़ेंगे। बीसी के चैप्टर 4 में भी आएगा इसके बारे में, ठीक है। बीसी के चैप्टर 4 और 5 दोनों में इसके बारे में आएगा, ठीक है। चले आगे बढ़े। आगे बढ़ेगा दोस्त, बोलो ना। यस, नेक्स्ट देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, द पॉलिसी एम्स एट रेगुलेटिंग द इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। क्या इंडिया के बाहर से लोग क्या करेंगे, इंडिया में क्या कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। यस, जैसे हम क्या बोलते हैं एफडीआई, जैसे क्या बोलते हैं इनवर्ड एफडीआई, है ना, कि बाहर के लोग इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ऐसे एफडीआई बोलेंगे। या इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर के कंट्री में बिजनेस करने के लिए, उसे बोलते हैं आउटवर्ड एफडीआई। इंडिया से जब पैसा बाहर जाता है आउटवर्ड एफडीआई, इंडिया में जब पैसा आ रहा है बिजनेस करने के लिए इनवर्ड एफडीआई। समझ में आ रही बात है। तो हम जब इनवर्ड एफडीआई होता है, इंडिया के बाहर के लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, जैसे कि वॉलमार्ट इंडिया में आया 2009 में, क्या किया होगा, पैसा इन्वेस्ट किया इंडिया में, अपने ब्रांचेस ओपन किए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट 1990 में इंडिया में आया था, फील आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में 1990 में आया था, क्या क्या होगा, पैसा इन्वेस्ट किया होगा इंडिया में, फील आया क्या बोल रहा हूँ। इसे बोलते हैं इनवर्ड एफडीआई, इंडिया के अंदर पैसा आया, समझा, बिजनेस करने के लिए। ओके, तो अभी हर सेक्टर में हम कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं, तो इस पे भी लिमिट्स लगा कर रखी है गवर्नमेंट ने, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में आता है कि अलग अलग सेक्टर में एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी चीजें यहाँ पे लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या ये भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, जैसे मैंने आपको एक बार समझाया था एफडीआई की लिमिट्स होती है, याद आ रहा है, मैंने इसका एक आपको जोक भी बताया था कि मैंने बोला था कि एफडीआई की लिमिट होती है, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल कि इंश्योरेंस सेक्टर में 51% का लिमिट है, समझ लो, मतलब क्या है कि इंडिया के बाहर से अगर कोई इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहता है, तो इंडिया की जो इंश्योरेंस की जो कंपनी होगी, उस कंपनी में बाहर वालों का सिर्फ 51% का ओनरशिप चलता है, समझ रहे हो, बाहर वालों का सिर्फ 51% का ओनरशिप हो सकता है, बाकी का 49% लोकल लोग होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ। फिर इसमें बच्चों ने बोला था, एक बच्ची ने कि अरे सर ये तो क्या है, कुछ भी सर, सर सी सॉरी टू से बट दिस इज रॉन्ग, ये 49% है, क्योंकि बेटा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, दिल पे नहीं लेना इस चीज को। तो वही चीज बोल रहा हूँ, ये कहाँ लिमिट्स लिखे होते हैं, इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, समझा। तो क्या ये भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, ये सुनो। नेक्स्ट, है ना, अगर अगर जैसे इंश्योरेंस में जो लिमिट होगी आप उतना इन्वेस्ट कर पाओगे, उससे ज्यादा कर नहीं पाओगे उसके किसी कंपनी के ओनरशिप में। नेक्स्ट देखेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। हम हमेशा चाहते हैं कि देखो एक्सपोर्ट से क्या होता है, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, हम जब इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, इंपोर्ट को कम करना चाहिए, दोनों के बीच के गैप को ब्रिज करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करता है, वो इंपोर्ट पे टैक्सेस लगा देता है ताकि लोग कम इंपोर्ट करें, एंड एक्सपोर्ट पे टैक्सेस कम कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करें। तो हम ये चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट गिरे, समझा। It can also be to shift to making India self reliant, है ना। अगर हम इंपोर्ट्स को कम कर दें, हम बोलेंगे अरे क्यों इंपोर्ट करते हो, तो वही चीज इंडिया में बना लो। तो हम चाहते हैं कि इंडिया सेल्फ रिलायंट बन जाए, इंडिया का बन जाए, सेल्फ रिलायंट बन जाए, कि हमें बाहर से लाने की क्या जरूरत है, इंडिया में ही प्रोडक्शन कर लो ना। हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो हमें इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा उसके लिए। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में लिखा रहता है वो चीजें, कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट करना है, कौन से चीजों में कितने लिमिट्स है, कौन से चीजों में कितना टैक्स लगेगा, वो इसमें लिखा रहता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे बेटा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की। क्या सब रेडी है बताइए, मैं 1 मिनट रुकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यस, चलिए
तो आज एक्चुअली वो पोला जो होता है ना, वो आज का फेस्टिवल है, राइट। सो जी, तो जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे एरिया में काफी ज्यादा वो होता है, सब चीजें मतलब मनाई जाती हैं, तो मुझे लग रहा था आज काफी, हाँ आज काफी आवाज आ सकती है उसकी, ढोल वोल की। बेटा चैप्टर 4 के नोट्स डाल दे, एक बार चेक करो ना, लिंक में जाके चेक करो, चैप्टर 4 के नोट्स डलवा दिए हैं, ठीक है। हाँ सर, लिंक मतलब क्या, प्लस क्लास में मिलता है लिंक। हाँ सब, पोला क्या होता है, एक फेस्टिवल होता है रे राजा, तुम जान रहे हो, तुम काय को टेंशन ले रहे हो, ऑनलाइन देख लेना। हाँ तो वहां पे उसमें फिर बच्चे क्या कहते हैं, उनका छोटा सा ऐसा वो होता है पोले टाइप, मतलब उसमें ऐसा बैल होता है, और बैल का वो चक्कू के ऊपर होता है, वैसे चला के लेके आते हैं, है ना। और फिर सबके घर पे जाके उसमें प्रसाद वसाद रहता है, वो लेते हैं, पैसे लेते हैं, ऐसा सब चीजें होता है। हाँ तो ये जो है ना, जी, तो ये मुझे लग रहा था आज है वैसे, पर वो अभी कुछ तो भी कोरोना के वजह से उसकी परमिशन नहीं मिली है, ऐसा है ना। तो इसलिए जी, हाँ तो इसलिए क्या है कि, तो मैं फिर आईजी सर के घर जाने वाला था आज क्लास लेने के लिए, बट फिर अब क्या हो गया कि बोला कि अभी सर जान दो, भी कुछ आवाज आवाज आनी हुई है तो ले ही लेते यार यहीं से क्लास, अब क्या जाना वहां पे, उनका घर थोड़ा सा दूर है यार मेरे घर से, ठीक है, 5-6 किलोमीटर है वैसे, मतलब पास ही है वैसे, बट ठीक है। चलिए। अभी जब गणपति स्टार्ट हो जाएगा ना, हमारा जो गणपति का जो फेस्टिवल वो जब स्टार्ट होगा, तब आवाज बहुत आएंगी, तब आवाज आएंगी, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मेरे बिल्डिंग के जस्ट बाजू में ही वो ऐसे वो बड़े गणपति जो होते हैं वो उनको मतलब लाया जाता है, तो बहुत ज्यादा रोज ही कुछ ना कुछ फंक्शन होता है रात को वहां पे, तो भाई साहब आवाज तो आने वाली, देखेंगे अब क्या कर सकते हैं। हाँ तो हम नाचेंगे बस बेटा, यही बच गया अभी, कि क्लास चालू करो नाच रहे हो वहां पे, पहले तो तुम हंसते रहते क्लास में, तो घर वाले पूछते हैं हंसते रहता है, अब तुम नाचना चालू कर दोगे, अब तो पक्का समझेंगे कि कुछ तो स्क्रू ढीला हो गया है, पक्का ऐसा समझेंगे घर वाले, समझ रहे हैं। हम्म, सर अभी भी समझते हैं, नहीं वो तो आपकी हरकतें पहले से ही ऐसी है ना बेटा, इसलिए। चलिए। चलिए जरा नेक्स्ट देखेंगे, तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में क्या आता है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में क्या आता है, बोलो ना। यस चलिए, तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आप जिस भी एरिया में आपका बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे जो लोग रहते हैं उनके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आता है, ठीक है। ओके सर, कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बीकॉम रेगुलर सीए दोनों साथ में करें, बेटा बहुत तरीके ऐसे ही करते, काफी लोग करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, सर आपने बताया था सब इसी के चैप्टर के साथ लेक्चर गए, कहाँ है लेक्चर, उनके बाद नहीं मिल रहा है अभी ये चीज, तो आप एक काम करो, बीसी के चैप्टर 1 का हमने ऑलरेडी लाइव डे लिंक पे अपलोड कर दिया, एक बार जाके चेक करो ना, इस लिंक पे जाके आपको पूरे बीसी के चैप्टर 1 के लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो, गुड आफ्टरनून डियर डोरेमोन सर, ओके गुड आफ्टरनून, चलिए, तो हो गया हमारे डाउट सारे खत्म, वाह क्या जबरदस्त है, इतने डाउट थे, आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तो क्या थे हम, हाँ हाँ आज ही चैप्टर खत्म करना थोड़ा, चलो यार जल्दी जल्दी, आधा घंटा बचा हमारे पास, एमसीक्यूज कुछ कुछ एमसीक्यूज करेंगे, चलिए देखेंगे। तो डेमोग्राफिक क्या है, इट रिलेट्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन एन एरिया और अ डिस्ट्रिक्ट, कि वहां पे किस तरह के, कौन से रेस के, कौन से कास्ट के, कौन से एज के, कौन से कैसे टाइप की इनकम है उन लोगों की, एजुकेशन अटेनमेंट, पढ़े लिखे हैं या लिटरेट है या इलिटरेट है, एज कितने एसेट्स उनके पास है, क्या उनके पास खुद का घर है, क्या उनका एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है, लोकेशन क्या है उनके घर का, ये सारी चीजें होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, ये भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। इसके अंदर 4 फैक्टर्स आते हैं, कौन से, पॉपुलेशन साइज, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, एथनिक मिक्स एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन साइज से क्या मतलब बताओ, कि हमारा इंडिया में जिस तरह से दन दनादन पॉपुलेशन बढ़ते रहता है, आपको तो पता है, तो इंडिया जो है ना ये एक बहुत ही लुक्रेटिव कंट्री है ऑन अकाउंट ऑफ दिस साइज, हर एक ब्रांड, हर एक कंपनी चाहते हैं कि हम इंडिया में आके अपने प्रोडक्ट को बेचे, क्योंकि यहाँ पे लोग ही इतने हैं कि हमारा कुछ ना कुछ तो बिक ही जाएगा। लोग ही इतने हैं बेटा यहाँ पे कि कुछ ना कुछ तो बिक ही जाएगा बेटा।
ठीक है, हाँ ऐसा है। नेक्स्ट आ गया, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अगला अगला क्या है यहाँ पे, यस, अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन साइजेस आर, कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक कंट्री का बर्थ रेट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि इंडिया में बर्थ रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब कि अगर कोई बेबी प्रोडक्ट्स का कंपनी है तो इंडिया में मस्त चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट फास्ट है, दन दनादन जो है ना लोग आते हैं, तो क्या होगा, बेबी प्रोडक्ट्स जल्दी बिकेंगे। समझ में आ रही बात है। नेक्स्ट है ना, इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल पॉल्यूशन। अगर आपके एरिया का टोटल पॉपुलेशन गिर रहा होगा, मैंने पॉल्यूशन बोला, अगर आपके टोटल एरिया का पॉपुलेशन गिर रहा होगा, मतलब नंबर ऑफ पीपल गिर रहे होंगे, तो आपके एरिया का, आप जिस एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि लोग कम हो रहे हैं। समझा। देन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही फास्ट रेट से हो रहा होगा, जैसे इंडिया में बहुत फास्ट रेट से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, तो इससे इसका मतलब क्या है कि आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो जल्दी यूज अप हो जाएंगे। अगर नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी यूज अप हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, उनकी डिमांड बहुत बढ़ जाएंगी मार्केट में, फूड सप्लाईज की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी मार्केट में, ऐसा। समझा। तो नेशन का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बिजनेस के लिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बोला था कि जैसे हमारे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कोई बता सकता है? हमारे इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? हाँ, एवरेज में कुछ तो भी 70 के आसपास का है ना, 70 के आसपास की हमारी, नहीं 60 नहीं है बेटा, इतना कम भी नहीं है, 70 के आसपास का कुछ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बहुत ही हो गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या, अगर एक व्यक्ति जन्म लेता है इंडिया में तो अप्रोक्स कब तक जीता है, तो अप्रोक्स वो कब तक जीता है, तो 70 के आसपास का उसका है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये इंश्योरेंस कंपनीज को ये चीज हेल्प होती है, याद आ रहा है कि उनको क्या देना पड़ता है, उनको क्या देना पड़ता है बताओ इंश्योरेंस कंपनीज को, कि अगर कोई किसी ने इंश्योरेंस का वो लिया, अपना इंश्योरेंस निकाला, तो जब वो व्यक्ति चला जाता है तो उसके बाद जो है क्या, क्लेम देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा उस कंपनी को, है ना। तो अगर किसी कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होता है, मतलब समझो किसी एक कंट्री में सिर्फ 50 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब क्या कि यहाँ पे एक जनरली एक नॉर्मल व्यक्ति 50 साल तक जीता है, तो उससे हम प्रीमियम ज्यादा चार्ज करेंगे, क्योंकि जल्दी जाने वाला है वो, जल्दी क्लेम देना पड़ेगा। इसीलिए जिस कंट्री में हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगा, मतलब क्या है कि आराम से जाएगा, ये पट से नहीं टपकेगा, आराम से जाएगा, तो ठीक है, इससे आराम आराम से प्रीमियम लो, है ना, इससे आराम आराम से प्रीमियम लो, ऐसा समझा। तो वो भी काम आता है बिजनेस में। नेक्स्ट, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम बोलते हैं कि पहले के जमाने में क्या होता था कि हमारे जो रूरल एरियाज, गांव खेड़े वगैरह होते थे, वहां से लोग जाते थे अर्बन एरियाज में, क्या करने के लिए, काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, बिजनेस करने के लिए। ये सुनो, ये सुनो, बोलो ना। तो क्या होता था कि पॉपुलेशन शिफ्ट होता था, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में पॉपुलेशन शिफ्ट हो जाता था, जिसके वजह से क्या होता है कि रूरल एरिया में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनका प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है। तो क्या जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है? यस। इसमें देखेंगे द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ कंपनीज लोकेशन में भी इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंटल सपोर्ट। गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करता है कि जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, लोगों को बोलेगा कि अगर तुम इस एरिया में अपना बिजनेस चालू करोगे ना, अगर तुम इस एरिया में अपना बिजनेस चालू करोगे, तो फिर जो है तुमको हम जो है सब्सिडी देंगे, हम तुमको कम टैक्स लगाएंगे, ऐसी चीजें देते हैं उनको, ताकि वो क्या करे, ताकि क्या करे, वो जो बैकवर्ड एरिया जो है, जहां पे इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, जहां पे इतनी ज्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहां पे लोग फिर जाके बिजनेस करते हैं। तो क्या एक कंपनी का लोकेशन गवर्नमेंट के सपोर्ट से अफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल। आगे बढ़े। नेक्स्ट बोलता है कंपनीज में हैव टू कंसीडर रिलोकेशन इफ पॉपुलेशन शिफ्ट। अरे हम पहले, हमारी कंपनी जिस एरिया में थी वो रूरल एरिया था, वहां पे दन दनादन लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में चले गए, तो हमारे एरिया में पॉपुलेशन कम हो गया, तो पॉपुलेशन शिफ्ट हो गया, तो हमें हमारे कंपनी को भी शिफ्ट करना पड़ेगा।
तो कंसिडर कंपनी में हैव टू कंसिडर relocation if population shifts have significant impact on their qualified workforce। मतलब क्या है, लोग चले जाएंगे तो यार देखो हमारी डिमांड तो कम हो तो ठीक है, अरे हमको अच्छे लोग चाहिए थे काम करने के, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए थे, पर वो तो चले गए ना अर्बन एरिया में, अब क्या करोगे। पर ये सब बातें पुराने जमाने की है, आजकल तो सब घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। आज वर्क एट होम है ना का सिलसिला है, कोई कहीं से भी काम कर रहा है। अब हमने आपको बताया था ना, कुछ ऐसे होते हैं बेटा, ऐसे कुछ रिच लोग होते हैं जो वर्केशन पे वगैरह जाते हैं, ऐसा होता है, तो मनाली जाके लेते हैं क्लास, ऐसा जनरली ऐसा मैंने सुना, पता नहीं कितनी सच्चाई इस बात में, आई डोंट नो मच, राइट। सो हाँ, तो ऐसा है कुछ तो भी, तो ऐसा भी करते हैं, कहीं भी जाके बताओ क्लास ले रहे हैं जी। फिर अभी जो है एक और सर है बेटा, मैं कुछ तो भी उनका आई से नाम कुछ चालू होता है, हाँ एक और कुछ भी सर है उनका कुछ तो भी आई से नाम चालू होता है, तो वो भी बोल रहे थे कि सर जो है जी, तो वो बोल रहे थे कि सर हम भी जाएंगे मनाली, मतलब सर आप बिल्कुल जाइए, है ना। तो ये ऐसे खुराफाती आइडियाज जो है वो इनके दिमाग में आते सारे, तो बिल्कुल वो सब जाते हैं बेटा, कहीं से भी काम कर सकते, क्या दिक्कत है। तो बोले आप कल आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिकली है, ऑनलाइन सब चीज काम होता है, तो ऐसा होता है बेटा, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास ऑरेंज का मोबाइल है, मैं कैसे जा सकता हूँ, आप समझो बात को जी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। आजकल जो है अगर आपको लोगों को हायर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं, मोबाइल के थ्रू इंटरव्यू हो गया, लैपटॉप के थ्रू आपका जूम कॉल पे इंटरव्यू हो गया, तो आजकल इतना मैटर नहीं करता कि एक स्किल्ड आदमी कहाँ रहता है, वो मैटर नहीं करता, कहीं से भी आप बिजनेस कर सकते हैं, समझ में आ रही बात है। ओके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बात आती है बेटा एथनिक मिक्स। एंड इसका मैंने एक सवाल पूछा था आपको कि आर द मैनेजर्स प्रिपेयर टू मैनेज अ मोर कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स। इसका एमसीक्यू पूछा था कि कौन से फैक्टर में आता है ये, और आप सबने सोशियो कल्चर को टिक मारा, और मैंने आपको दन फटके लगाए थे, तब मैंने बोला था बेटा ये डेमोग्राफिक में आता है, याद आ रही बात है, हाँ याद आ रहा है। चलो अच्छी बात है, फटके याद होने भी चाहिए। चलो देखेंगे एथनिक मिक्स का मतलब क्या है, कि आपके बिजनेस के अंदर जो लोग काम करते हैं, आपके बिजनेस के अंदर जो लोग यस चलिए हाँ बेटा इस बार आईजी सर का नहीं, अंशुल सर का मैसेज कुछ जबरदस्त वाला, चलो आओ मजा आ गया, चलो देखेंगे। सो मैं ये बोल रहा था, अरे कल तो मजा आ गया, कल मीटिंग थी हमारी, मजा आ गया, सब लोग तो मिलते हैं, जब हम मतलब जब हम पूरी बाहुबली टीम मिलती है ना, तो इनिशियली के 10 से 15 मिनट जो है हमारे एकदम ऐसे एकदम कॉमेडी निकलते हैं ना, सब एक दूसरे की कुछ ना कुछ टांग खींचते रहते हैं, है ना, तो ऐसा चलता है, तो बहुत मजा आता है स्टार्टिंग के उसमें। चलिए तो देखेंगे इधर, बहुत मजा आता है, चलिए इधर आओ। सो मैं बोल रहा था, इधर क्या बोल रहा था, नहीं बताएं बेटा, जो होगा सब आपको बता देंगे, क्या दिक्कत है, जो आपके लिए जो डिसीजंस लिए जाएंगे आपको बता देंगे, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो इधर आओ, हाँ अभी कुछ भी नहीं लिया बेटा, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखो, चलो ठीक है जल्दी से। यस सुनो ना सर, कभी टाइम मिले तो बुलाओ ना मीटिंग में, बिल्कुल बेटा, कभी टाइम मिले तो आप एक बार सीए बन जाओ, फिर टाइम मिले तो अनअकैडमी पढ़ाना चालू करना, फिर टाइम मिलेगा तो हम देखेंगे आपको बाहुबली टीम में ले सकते कि नहीं, और फिर अगर टाइम मिलेगा तो आपको मीटिंग में बुलाएंगे ये वाली, ठीक है। चलिए आगे सो देखिए तो जो है यहाँ पे एथनिक मिक्स का मतलब क्या बताइए, है ना जी, तो एथनिक मिक्स का मतलब क्या देखेंगे, सर इतना टाइम तो बहुत टाइम वो बोले सर कभी टाइम मिले तो मीटिंग में बुला, बेटा कैसे बुला सकते हैं मीटिंग में, आप बताइए, मतलब ये कैसी बात हुई बेटा, हाँ कैसे बुला सकते हैं मीटिंग में, है। चलो आओ इधर, तो इधर देखेंगे एथनिक मिक्स इज अ मिक्सचर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। क्या आपके बिजनेस में जो लोग काम करते हैं वो अलग अलग एथनिक ग्रुप से आते हैं, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रीजन, अलग अलग जगहों से आए हुए लोग होते हैं, सबकी थिंकिंग एबिलिटी, सबका एटीट्यूड, सबके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। और जब ये आपके जो है यहाँ पे तो क्या लिखा है, इश्यूज दैट शुड बी एड्रेस्ड इंक्लूड,
कि व्हाट डू द चेंजेस इन द एथनिक मिक्स ऑफ पॉपुलेशन इंप्लाई फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन एंड डिलीवरी। अब बहुत बार आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहां पे लोगों का भी, वहां पे क्या है, पॉपुलेशन शिफ्ट जब होता है तो पॉपुलेशन शिफ्ट होने की वजह से एथनिक मिक्स बदल सकता है कि पहले एक टाइप के लोग रहते थे हम उस एरिया में, अब दूसरे टाइप के लोग उस एरिया में रहने आ गए। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ? तो आपको आपके प्रोडक्ट्स को उस हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, will the new products and services be demanded or can existing ones be modified? क्या हम हमारे कोई नए प्रोडक्ट्स डिमांड हो रहे हैं तो वो बनाओ, या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम अपडेट कर सकते तो वैसा करो। नेक्स्ट, क्या हमारा मैनेजमेंट, हमारा मैनेजर्स रेडी है एक कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि सबका थिंकिंग अलग तरीके का होगा, सबका काम करने का तरीका अलग तरीके का होगा, तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये सुनो बताइए। नेक्स्ट, how can the company position itself to take advantage of increased workforce heterogeneity? heterogeneity मतलब क्या? डिफरेंसेस, कि वर्कफोर्स का अलग अलग टाइप के वर्कफोर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं, तो हमारा जब हेटेरोजेनिटी बढ़ जाएगा, डिफरेंसेस लोगों में जब बहुत ज्यादा होते हैं तो उनको हम किस तरीके से यूज अप कर सकते हैं, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है कंपनी के सामने। नेक्स्ट बात होती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें एक कंट्री का क्या चेंजेस इन स्पेंडिंग या सेविंग्स पैटर्न देखना चाहिए। जैसे कि हमने इंडिया में देखा था कि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में आजकल आ रहे थे, आजकल कोरोना के पहले, अब काफी सारे इंडिया में आ चुके हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स। क्यों? क्योंकि उन ब्रांड्स वालों ने ये एनालिसिस किया होगा कि इंडिया में लोगों की स्पेंडिंग लिमिट बढ़ रही है, वो ज्यादा पैसा खर्चा कर पा रहे हैं, तो हम हमारा प्रोडक्ट बेचने जा सकते हैं इंडिया में। ऐसा समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ? A lot of international brands have opened showrooms in India as income of average Indian is increasing every year. अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, आता है अगला पॉइंट ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो जैसे कि कुछ हमने जो है बीसी के चैप्टर 3 में पढ़ा, क्या क्या रिलायंस के ग्लोबल ऑपरेशंस भी है, इंडिया की कंपनी है पर इंडिया के बाहर भी ऑपरेशंस है, मल्टीनेशनल कंपनी। क्या हमारा बताइए वॉलमार्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी है? यस। क्या अमेजॉन एक मल्टीनेशनल कंपनी है? यस। क्या टाटा सन्स एक मल्टीनेशनल है जिसके अंदर टाटा मोटर्स, टाटा स्टील है ना, ये सब क्या मल्टीनेशनल कंपनी है? यस सर। मतलब कि आपको सिर्फ आपके कंट्री का एनवायरनमेंट नहीं, बाकी कंट्रीज का भी एनवायरनमेंट अफेक्ट कर सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट को भी एनालाइज करना चाहिए, जनरल वे में अफेक्ट कर सकता है ग्लोबल एनवायरनमेंट। समझ में नहीं पाता है? अच्छा, बहुत बार इंडिया के लोग बाहर जाके जॉब करते हैं, यस और नो? इंडिया के लोग बाहर जाके जॉब करते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, इंडिया के लोग बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, तो हम उससे बोलते हैं कि ये माइग्रेशन हुआ इन लोगों का, इंडिया से वो बाहर गए काम करने। अब यूएसए में काम करने के तरीके अलग होते हैं और इंडियंस की आदतें कुछ और होती है तो ये जो माइग्रेटरी वर्कफोर्स होता है उनके हैबिट्स अलग तरीके के होते हैं। साथ ही साथ जो है हमारे ऑफशोर ऑपरेशंस जब बढ़ जाते हैं, मतलब क्या, इंडिया की कंपनी है पर यूएसए में उनके ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, यूके में उनका काम बढ़ रहा है, जर्मनी में उनका काम बढ़ रहा है, तो यूएस, यूके, जर्मनी का भी एनवायरनमेंट इस कंपनी को अफेक्ट कर सकता है। तो सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे कि स्पोर्ट्स मीट्स या टेररिस्ट अटैक, मैंने बताया था ना कि आपका बताइए 9/11 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था आपके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, उसका इफेक्ट हमको इंडिया में भी थोड़ा बहुत देखने को मिला था, इंडिया की भी स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट देखने को मिला था, राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल मार्केट्स एंड मार्केट्स दैट आर चेंजिंग। हम जो है ऑलरेडी यूएसए के अंदर एमवी ओला को बेचते थे, अब यूएसए के अंदर लोगों के प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं, तो हमें एमवी ओला को थोड़ा बहुत बदलने की जरूरत है यूएसए के हिसाब से। लेकिन मैं पहले जर्मनी में मेरे प्रोडक्ट को नहीं बेचता था, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जर्मनी में भी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है एमवी ओला की, तो मैं चाहता हूं कि ये जो पोटेंशियल मार्केट है वहां पे जाके, ये जो इमर्जिंग मार्केट है वहां पे जाके मैं मेरा प्रोडक्ट बेचूं। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ इमर्जिंग मार्केट्स, कौन से मार्केट अभी पोटेंशियल मार्केट्स है तो वहां पे जाकर अभी बेचो प्रोडक्ट को, एंड जो एग्जिस्टिंग मार्केट है क्या उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं वो आप चेक करिए। समझ में आ रही? एंड क्या अलग अलग कंट्रीज का कल्चरल एट्रीब्यूट्स, कल्चरल फीचर्स अलग अलग होंगे,
इंडिया में रहन सहन का तरीका अलग होता है, यूएसए में रहन सहन का तरीका अलग होता है, दोनों का कल्चर अलग है, तो वो भी आपके बिजनेस को थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकता है जनरल वे में। नेक्स्ट आता है आपका सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे। इट रिप्रेजेंट्स क्या, फैक्टर्स सच एज सोशल ट्रेडिशन, वैल्यूज, बिलीव्स, आपका वैल्यू सिस्टम, आपका बिलीफ, किस तरह से लोग क्या सोचते हैं, उन क्या क्या ट्रेडिशंस, क्या क्या कल्चर फॉलो करते हैं, वो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में आता है। समझ वाली बात है ना। देखो ये लेवल एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, ये थोड़ा सा क्या है, ये आपके डेमोग्राफिक में भी आता है, सोशियो कल्चर में भी आता है। तो ऐसा अलग से एमसीक्यू ऐसा नहीं आएगा, याद रखना, ऐसा एमसीक्यू नहीं आएगा कि लेवल ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी एजुकेशन बताओ सोशियो है कि डेमोग्राफिक, ऐसा एमसीक्यू नहीं आएगा। तो इंस्टीट्यूट का भी ऐसा जबरदस्ती क्या करेगा, ऐसा कंफ्यूजिंग एमसीक्यू नहीं पूछेगा, तो आप टेंशन मत लो इस चीज का, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जैसे कि सोशल कंसर्न्स वगैरह आते हैं, है ना, कि जैसे रोल ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी, क्या बिजनेस, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से इनपुट लेता है, तो क्या उसका भी फर्ज बनता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, है ना, क्या उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यस। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दनादन पोल्यूशन करना चाहिए, नहीं। तो क्या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीजें सोचता है या नहीं सोचता है लोगों के लिए, क्या वो करप्शन करता है ना, अपना काम निकलवाने के लिए भ्रष्टाचार करता है, करप्शन करता है, ये सारे सोशल कंसर्न सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में आते हैं, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट, सोशल एटीट्यूड्स एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ पीपल, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं सोसाइटी अपने बिजनेसेस से, है ना, हमारी सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करते हैं बिजनेसेस से, कि उन्हें पोल्यूशन कम करना चाहिए, उनको अच्छे प्रोडक्ट्स देने चाहिए, कम रेट में देने चाहिए। समझ में आ रही बात है। यस, ये इसमें आता है। नेक्स्ट, फैमिली स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन इट, मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर किस तरह का फैमिली स्ट्रक्चर है, जॉइंट फैमिली ज्यादा है, यूएसए में न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा है, तो इंडिया में जॉइंट फैमिली ज्यादा है, तो इंडिया में बंगलोज ज्यादा बिकेंगे। यूएसए में क्या है, न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा, तो आपको फ्लैट ज्यादा बिकेंगे। लेकिन इंडिया में भी आजकल न्यूक्लियर फैमिली बहुत बढ़ रही है, इसलिए मुंबई पुणे वगैरह में आजकल आपको फ्लैट्स ही देखने को मिलते हैं ज्यादातर, है ना। तो ये सब किसमें आएगा, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, क्या वुमेन को किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है आपके सोसाइटी में, ये भी आपके वैल्यू सिस्टम, आपके बिलीव्स की बात है, आपके संस्कारों की बात है, ऐसा बोल रहे हैं, वो आता है सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। जैसे कि हम इसमें ये भी ले सकते हैं कि जैसे दिवाली के समय नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में लोग दिवाली ज्यादा मनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा बताओ, यहाँ पे क्या होता है बताइए फास्ट, यहाँ पे क्या होता है बताइए ना फास्ट जल्दी से। तो जब दिवाली होगी तो नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल रीजन में चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। जब हमारा दुर्गा पूजा होगा तो ईस्ट इंडिया में वेस्ट बंगाल वगैरह में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, तो वहां पे उस समय पे डिमांड ज्यादा होगी। साउथ में जो उनकी रीजनल फेस्टिवल्स है उस समय चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। मतलब क्या, लोगों के बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, लोगों के बिलीफ सिस्टम, लोगों का कल्चर के हिसाब से क्या हो रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड चेंज हो रही है। यस, ऐसा बोला। तो जनरल वे में सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, आखिरी पॉइंट देखेंगे आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो हम जो है टेक्नोलॉजी क्या होता है, आजकल टेक्नोलॉजी ने बिजनेस करने के तरीके को ही बदल के रख दिया है ना। तो हमको अब कौन से फैक्टर्स देखते हैं, पुल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, कि जैसे आजकल आप जैसे टीचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो आपको जो है आजकल ब्लैक बोर्ड पे क्लासेस लूंगा तो जमेगा नहीं, हमें जो है आजकल जैसा सेटअप होता है ऑनलाइन यूट्यूब पे वैसे सेटअप में पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हो चुका है, अब आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। समझ में आई बात है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग आउट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कि जब जैसे कि एप्पल ने इनोवेशन किया, एयरपोर्ट्स बनाया, तो क्या इसके पीछे बाकी कंपनी ने भी दन दनादन अपने ईयरबड्स, है ना, और कौन से बड्स वर्ड्स सब बनाना चालू कर दी। हाँ, तो एक जन ने इनोवेशन किया, उसकी वजह से बाकी ऑर्गेनाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। देन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि आपने जब एयरपोर्ट्स लॉन्च किए तो क्या जरूरी है कि वो बिकेंगे ही, उसका क्या है, कुछ ना कुछ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी होता है। अगर आपके कंट्री में गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा खर्चा करता है तो फिर आपके कंट्री में इनोवेशन भी उतने जल्दी हो सकता है।
अगर आपका कंट्री R&D पे ज्यादा फोकस नहीं करता तो आपके कंट्री में नई चीजें उतनी जल्दी नहीं बन पाएगी। टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए थ्रेट हो सकता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आसानी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट फंड्स ही नहीं है, पैसा ही नहीं है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, तो उसके लिए वही टेक्नोलॉजी थ्रेट साबित हो सकती है। समझ में आ रही बात है? यस और नो बताइए फास्ट। एंड नेक्स्ट एमसीक्यू एक आता है कि टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर हाईली इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। ये एक दूसरे से रिलेटेड है एंड एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। टेक्नोलॉजी के बगैर बिजनेस नहीं चल सकता। एंड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो लोगों तक कैसे पहुंचती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। एयरपोर्ट्स एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये कैसे पहुंचा आप तक? जब एप्पल कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने उस टेक्नोलॉजी को अपने प्रोडक्ट में यूज किया, तब वो चीज आप तक पहुंची। तो हमारे एमसीक्यू आता है कि बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी आर ऑप्शन ए इंटर रिलेटेड, ऑप्शन बी इंटर डिपेंडेंट, या ऑप्शन सी इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। एमसीक्यू आता है, याद रहेगा। तो आप किसको टिक मारोगे? इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट फिर आप ये पढ़ सकते हैं खुद से। इसमें एक और एमसीक्यू आता है, मैं आपको बता दे रहा हूं जल्द से। अरे यार रुको, इसमें एक और एमसीक्यू आता है, हम अभी डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यू, ठीक है। चलिए, वो नहीं क्या रिलेशंस ऑफ कंट्री वाला? ये देखो, ये और एक आता है कि while analyzing technological environment, which of the following is not considered? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को हम एनालाइज करते हो, क्या कंसिडर नहीं करते? कैपिटल रिक्वायरमेंट को करोगे कि कितना पैसा लगेगा उसको अडॉप्ट करने के लिए, इसको करोगे यस, इसको तो हम करेंगे कंसिडर। करंट टेक्नोलॉजी हम कौन से यूज कर रहे हैं, इसे कंसिडर करेंगे यस। अपकमिंग क्या टेक्नोलॉजीज आ सकते हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड, ये कंसिडर करेंगे यस। किसको कंसिडर नहीं करेंगे? ऑप्शन डी को। अरे अगर यूएसए के अंदर नई टेक्नोलॉजी क्रिएट हुई तो उसका और हमारे कंट्री का क्या रिलेशन है, ये देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी, नया एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने डाला है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, तो हमारे यहाँ पे सारे मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट बात हमारे आगे देखा, पेसल एनालिसिस। अब समझिए हमने अभी क्या किया, हमने बस आपको लिस्ट बताई। हाँ, पोल शायद नहीं खेल सकते, देखते हैं यार, हमको पहले चैप्टर खत्म करना इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि हमको क्या है बताओ, कि हमें जो है हमने अभी तक सिर्फ लिस्ट किया है। क्या लिस्ट किया है? मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को सिर्फ लिस्ट किया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम एनालिसिस करेंगे मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर का। एंड एनालिसिस के लिए होता है पेसल एनालिसिस। क्या होता है? पेसल एनालिसिस। पेसल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कौन से मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसे एनालाइज करते हैं। तो पेसल का फुल फॉर्म होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड क्या बताइए आपका एनवायरमेंटल। तो इसका पुराना नाम था पेस्ट एनालिसिस एंड देन बाद में इसमें ऐड हो गया था। याद आ रही बातें? इसका नाम क्या था पुराना? पेस्ट एनालिसिस, और देन बाद में इसमें ऐड हो गया था, तो पेसल एनालिसिस अब हो गया, ठीक है। तो पहले लीगल एंड एनवायरमेंटल नहीं था, अब वो आ गया है, ठीक है। तो पेसल एनालिसिस, ठीक है, वेरी गुड। सो क्या है, इसमें एमसीक्यू आता है आपको कि पेस्ट एनालिसिस में ई का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा एमसीक्यू आता है। तो क्या बोलोगे? ई का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक। ई का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक। ऐसा चिल टू एमसीक्यू आता है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू आता है, जो बच्चे हमेशा गलती करते, कल भी डिस्कस किया था कि द एडवांटेज ऑफ दिस टूल इज क्या बताइए? प्रोएक्टिव एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। प्रोएक्टिव मतलब क्या? कुछ होने के पहले ही हम प्लानिंग करके रखते हैं, इसे बोलते हैं प्रोएक्टिव थिंकिंग, है ना। जैसे आप एग्जाम के पहले ही पढ़ के रखते हैं एग्जाम के लिए, दिस इज प्रोएक्टिव अप्रोच। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, जब एग्जाम में एक दो बार फेल होते हैं फिर उनको समझता, अरे अच्छा, ओहो मैं सीए पढ़ रहा हूँ यार, थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये रिएक्टिव बच्चे होते हैं कि उनको है धक्का लगने के बाद समझ में आती है कि अच्छा ऐसा होता है। और पर आप सब लोग क्या है, आप सब लोग प्रोएक्टिव बच्चे हैं, पहले ही आपको मालूम है कि यार देखो रिवीजन जरूरी है, तो इसलिए आप बराबर रिवीजन अटेंड कर रहे हो, बराबर रिवीजन क्लासेस में आते हो, समझ रहे? तो आप प्रोएक्टिव बच्चे हो।
आपको पता है कि बाद में जरूरत पड़ने वाली, इसकी पहले ही रिवीजन कर लो। वेरी गुड। चलिए, तो क्या है प्रोएक्टिव। वैसे ही जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कौन से हमारे मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये हमने पहले ही क्या कर दिया है, एक टेबल के द्वारा बना के रखा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या करते हैं, इसमें एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ऐसा एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल के अंदर लिखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कौन से पॉलिटिकल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कौन से इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कौन से सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ऐसा हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टिंग कौन से मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो स्कैन करते हैं, एंड देन उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सोचते हैं। तो पहले से ही हम रेडी हैं इन चीजों के लिए। प्रोएक्टिव एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, समझ में नहीं बात है? नहीं, याद नहीं रखना गौतम जी उसके एलिमेंट्स, ठीक है। ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसका टेंशन मत लो आप। चलिए इधर आओ, समझा बात क्या बोल रहा हूँ? तो एमसीक्यू आएगा, किसका एडवांटेज है प्रोएक्टिव एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग? ये मैं शायद से 8वीं या 10वीं बार बता रहा हूँ, पेसल एनालिसिस का है, स्वॉट का नहीं है, ये प्लीज याद रखें। नेक्स्ट बात देखेंगे, ये सारे फैक्टर सेम है, बस एक नया फैक्टर इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें एमसीक्यू आता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स 3 इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करता है, टूरिज्म, फार्मिंग एंड इंश्योरेंस। जैसे कि क्या आप विंटर सीजन में जाते क्या कश्मीर घूमने, मनाली घूमने? नहीं, समर सीजन में आप जाते हैं मनाली घूमने, कश्मीर घूमने। तो क्या है, एनवायरमेंट के बदलने से टूरिज्म इंडस्ट्री अफेक्ट हो रहा है। यस। फार्मिंग, क्या हर सीजन में मैंगोज उगते हैं क्या? नहीं, समर सीजन में मैंगो उगते हैं, बाकी सीजन में नहीं उगते। क्या एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से फार्मिंग इंडस्ट्री अफेक्ट हो रहा है? यस। इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या अफेक्ट होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से? यस। जैसे कि एनवायरमेंट के वजह से ही फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज को ज्यादा क्लेम देना पड़ सकता है उस समय। तो एमसीक्यू आ सकता है कि डैश फैक्टर्स अफेक्ट द इंडस्ट्रीज ऑफ टूरिज्म, फार्मिंग एंड इंश्योरेंस। तो क्या बोलोगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट देखेंगे स्वॉट वर्सेस स्पेशल। क्या मैं स्वॉट में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट दोनों की बात करता हूं? स्ट्रेंथ वीकनेस होता है इंटरनल एनवायरनमेंट में, एंड अपॉर्चुनिटी थ्रेट होता है बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। स्पेशल एनालिसिस में हम सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एंड एक्सटर्नल के अंदर मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ओहो हो, मतलब कि क्या फील आ रहा है कि आपका स्वॉट का एक ब्रॉडर एनालिसिस है एज कंपेयर टू पेसल। तो SWOT is therefore much broader than PESEL analysis. नेक्स्ट बात देखेंगे, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट। 2 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है इंटरनल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, एक होता है होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। देखेंगे होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्या होता है कि आप अंदर से कैसे हैं, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंदर से कैसा है, एज अ होल कैसा है, द एसेंस ऑफ द बिजनेस एज अ होल, वो कि एज अ होल आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यह आपका क्या होता है, अंदर वाला इसमें नहीं आएगा, ठीक है। आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल कैसा है, आपका होलिस्टिक स्ट्रेटजी। एंड इंटरनल स्ट्रेटजी क्या है कि बहुत बार आपको अंदर से चेंज होना पड़ता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, कि एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ गए, अब आपको फ्रॉम विद इन कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी आप कॉम्पीट कर पाएंगे एनवायरनमेंट में। वापस से बता रहा हूं, हॉलिस्टिक स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल कैसा है, ये हॉलिस्टिक स्ट्रेटजीज के अंदर आएगा। इंटरनल स्ट्रेटजीज में क्या आएगा कि एनवायरनमेंट में जब कुछ चेंजेस आते हैं तो बहुत बार आपको इंटरनल चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रेटजीज। पहले हॉलिस्टिक स्ट्रेटजीज देखेंगे, लीस्ट रेजिस्टेंस, प्रोसीड विद कॉशन एंड डायनामिक रिस्पॉन्स। लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या, हाँ, कि आप कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होते हैं जो सिंपल गोल मेंटेनिंग यूनिट्स होते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं बाकी लोगों से, भैया इनका कोई जो है बताओ जल्दी से, कोई इनका एम नहीं होता, दे आर नॉट एम्बिशियस, दे आर कंटेंट, संतुष्टि का जीवन जीते हैं, दे आर कंटेंट विद टेक अ सिंपल पाथ्स, है ना। तो जीवन में जो सिंपल चल रहा है चलने दो, अरे बाकी ऑर्गेनाइजेशन आगे निकल रही है क्या हमसे, वो कुछ नया कर रही है, करने दो यार, हमको क्या है, हम संतुष्टि का जीवन जीते हैं। जैसे कि BSNL, ये लीस्ट रेजिस्टेंस वाले है ना, ऐसा। नेक्स्ट बात आती है बेटा प्रोसीड विद कॉशन वाले ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है।
प्रोसीड विद कॉशन वाली होती है जो क्या करती है, जो हर समय मॉनिटर करते रहती है कि एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हर समय एनालाइज कर रहे हैं कि चेंजेस क्या हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उस चेंजेस के वजह से हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे गोल्स, हमारे कंपनी पे उसका क्या इंपैक्ट आ सकता है दूसरे कंपनी के स्ट्रेटजीज के वजह से। एंड देन हम क्या करेंगे, इसको पूरा एनालाइज करके हम हमारे लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे। ये होती है प्रोसीड विद कॉशन। ये पहले से अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाती, जैसे ही कोई दूसरी कंपनी स्ट्रेटजी बनाती है तुरंत उसको रिप्लाई देने के लिए खुद की स्ट्रेटजी बनाती है, ऐसा ये होता है प्रोसीड विद कॉशन, है ना। ऐसा तो ये क्या है, जैसे कि एयरटेल, ये प्रोसीड विद कॉशन का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट होता है डायनामिक रिस्पांस, जो क्या करते हैं, जो आपदा को अवसर में बदलते हैं। दे कन्वर्ट थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। इनको अपने स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा विश्वास होता है, ये रुकते नहीं बाकी लोगों के लिए, ये खुद एनवायरनमेंट को बदलते हैं, समझा। जैसे देखो, लीस्ट रेसिस्टेंस वालों को तो लीस्ट पड़ी है एनवायरनमेंट की, जो हो रहा है होने तो हमको कुछ नहीं पड़ी। प्रोसीड विद कॉशन वाले क्या है, एनवायरनमेंट में कुछ बदला तो हम तुरंत बदल जाएंगे उनके साथ साथ। पर ये डायनामिक रिस्पांस वाले क्या बोलते हैं, हम ये एनवायरनमेंट को बदलते हैं, हम रुकते नहीं किसी और के लिए, हम ही सब बदल डालेंगे। तो हम कैसे कर पाते हैं, क्योंकि इनको अपने स्ट्रेंथ्स पे उतना विश्वास होता है। दे आर हाईली कॉन्शियस एंड कॉन्फिडेंट ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, सो दे कन्वर्ट थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटी। एमसीक्यू आ सकता है, क्या बोलेंगे, रिलायंस जियो जो है वो डायनामिक रिस्पांस का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से, आखिरी पॉइंट इंटरनल स्ट्रेटेजिक रिस्पांसेस देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस, कलेक्टिव रिस्पांस एंड आपका कॉम्पिटिटिव रिस्पांस। आपको एमसीक्यू आता है, डैश टाइप ऑफ रिस्पांस इंक्लूड्स फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मिशन या डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज एंड बजट्स और स्कैनिंग यूनिट्स। इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस। एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए जिसके वजह से आपने सोचा यार ये तो बहुत खतरनाक चेंज है, मुझे मेरे कंपनी के पूरे ऑब्जेक्टिव्स चेंज करने चाहिए, मुझे मेरे कंपनी का मिशन चेंज करना चाहिए, मुझे मेरे कंपनी के बजट्स चेंज करने चाहिए। इससे बोलते कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस दे रहे हो एनवायरनमेंट को, समझा। It relates to changing the way a business operates to meet the change in the environment. हम हमारे काम करने के तरीके को बदलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस में, समझा। एनवायरनमेंट जब बदल रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, तो हमारे पास एक ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस, हम दे सकते हैं एनवायरनमेंट को कि एनवायरनमेंट जब बदल गया तो हमें अब हमारे काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट होता है कॉम्पिटिटिव रिस्पांस। क्या होता है कि जैसे जो है हमारे रिलायंस ने बीच में 448 सॉरी एयरटेल ने हमारे 448 पर मंथ का एक क्या लाए थे, प्लान लाए थे, जिसमें हम आपको फ्री में डिज्नी हॉटस्टार देंगे। तो जियो ने इसको एक कॉम्पिटिटिव रिस्पांस दिया एंड इसने 399 पर मंथ का प्लान लॉन्च कर दिया। मतलब कि एक कंपनी ने कोई एक्टिविटी की तो उसको काउंटर करने के लिए दूसरी कंपनी ने अपना स्ट्रेटेजी ला लिया, कॉम्पिटिटिव रिस्पांस। समझ में आ रही बात। तो या तो आप ऐसी चीजें करो जिससे आपका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट हो जाए दूसरे कंपनी के प्रति, या तो फिर आप इंटरनली इतना अच्छा काम करो, आप इंटरनली इतना यू परफॉर्म इंटरनली इन सच अ वे कि वो एकदम यूनिक हो एंड आपको कोई और कॉपी ना कर पाए। जैसे कि एप्पल जो है उनके पास इतनी कस्टमर लॉयल्टी क्यों है, क्यों हर बार लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से काम करते हैं इंटरनली, वो जिस तरह से क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वैसा कोई और कंपनी नहीं बना पाता है, इसीलिए। समझ रहे। तो ये भी कॉम्पिटिटिव रिस्पांस में आता है। या तो तुम क्या करो, बाहर की कंपनीज के लिए खुद ऐसे कोई स्ट्रेटेजी बनाओ जो क्या करे जिससे तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन रहे, या तुम ऑलरेडी पहले से इंटरनली एकदम जबरदस्त धांसू में काम करो जिसको कोई और कॉपी ना कर पाए, डिफिकल्ट टू इमिटेट। तो तुम्हारा अपने आप एक कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन रहेगा बाकी कंपनी के प्रति। समझा बातें, बताओ फास्ट। एंड फाइनली कलेक्टिव रिस्पांस क्या होता है कि बहुत बार एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन अपने एनवायरनमेंट से फाइट नहीं कर पाता। जब 2016 में जियो आया था तो उसने पूरे क्या किया था, पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। तो फिर वोडाफोन आइडिया जो है उनको
उनको डर लगना चालू हो गया कि हम अकेले अकेले काम करेंगे तो जमेगा नहीं, एक काम करो भैया, हाथ मिला लो, हम साथ में मिलके जियो से फाइट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वोडाफोन एंड आइडिया कंपनी मिल गई एंड बन गई वी, टुगेदर फॉर टुमारो। वी बना दिया, वोडाफोन इंडिया कंपनी बना ली, एंड अब वो क्या करते हैं, अब वो मिलके जियो से फाइट करते हैं हमारे टेलीकॉम मार्केट में। तो इसे बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्स। क्या लिखा है, when two or more businesses when two or more businesses come together to benefit from each other's advantage, इसे कलेक्टिव रिस्पॉन्स बोलते हैं। ओके चलिए, तो बीसी के चैप्टर 4 के हमारे नोट्स अपलोड हो गए हैं, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें मैं और एक चीज बता रहा हूं, जैसे कि आपका फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी ऐसा होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्स, कि हमें जो है दवाइयां बनाने में बहुत रिसर्च करना पड़ता है, जिसमें पैसा बहुत खर्चा होता है। तो दो कंपनीज क्या कर सकती है, हाथ मिला सकते, बोलती है कि देखो अपन दोनों मिलके रिसर्च करेंगे, जिसे बोलते हैं रिसर्च कंसोर्शिया बना सकते हैं। कंसोर्शिया मतलब क्या, दो या दो से ज्यादा कंपनीज का मिलन होना कंसोर्शिया बोला जाता है। तो रिसर्च कंसोर्शिया बना सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम साथ में मिलकर काम करेंगे, हम प्रोडक्ट अलग अलग बेचेंगे लेकिन रिसर्च करने के लिए साथ में काम करेंगे। तो क्या हो कि हमारा जो कॉस्ट है वो अलग अलग ना जाए, साथ में मिलकर खर्चा करेंगे तो आपका खर्चा थोड़ा कम होता है। समझ में आ रही बात है, ऐसा। तो ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्स, व्हेन टू और मोर बिजनेसेस कम टुगेदर टू बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर्स एडवांटेजेस, इसे बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्स। यहाँ पे पूरा बीसी के चैप्टर 2 एकदम खत्म, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में रिवीजन करवाया है। आपने नहीं भी किया होगा, पहले पढ़ा है, फिर भी आपको समझ में आ गया चैप्टर, ठीक है। 4 घंटे में पूरा बीसी के चैप्टर 2 खत्म कर दिया हमने। यस, सो गाइस आई होप कि आप सबको मजा आया होगा आज के सेशन में। सो आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यूज कोड एमबी सर। अगर आपको मुझसे बढ़ के सही में मजा आता है तो एमबी सर कोड को यूज करें, ताकि अनअकैडमी को भी पता चले कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। तो आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहे तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं प्लस या आइकॉनिक का, जिसमें आपको फाउंडेशन इंटर दोनों की क्लासेस एक ही जगह पे मिल जाती है। यस, सो एमबी सर कोड यूज करेंगे तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगेन थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अगेन। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू अगेन। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स गाइस, बाय बाय।